चलिए जो स्टार्ट करते हैं वो एक क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। एक रैंडम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं सही आंसर दूंगा और फिर इसका बेस बनाएंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, import substitution is a technique by which government can have positive impact on foreign exchange reserves. Government can have positive impact on foreign exchange reserves. ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, India is having trade surplus with respect to USA. दो स्टेटमेंट, अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं आपको, स्टार्ट करने वाले, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दो ही स्टेटमेंट है, आसान क्वेश्चन है। अभी अपनी जानकारी के हिसाब से आइडिया लगाइए। कल कहाँ गए थे? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी कल, मिस हो गई। मैंने सोचा आप भी अफवाह के चक्कर में आ गए, कुछ बच्चे तो अफवाह में चले गए बेचारे। चलिए, खैर देखिए, मैसेज तो बिल्कुल मतलब क्लियर था। खैर यही कहता है इंटरप्रिटेशन गलत हुआ। चलिए और फिर चलिए ठीक है, तो अब सीधा आपके पास मेरा नंबर भी है, तो मुझसे भी पूछ सकते थे। वैसे तो रात को भी फ़ोन आ जाता है 11-12 बजे, अब क्लास की बात थी इसके लिए आपने पूछा नहीं, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये है क्या टर्म्स। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है, इसको आप ऐसे मानिए कि जैसे ये हमारी इकोनॉमी है, जो एक क्लास है, और इस इकोनॉमी को आप मानिए इंडिया। क्या हम अपनी सभी ज़रूरतों को क्या देश में पूरा कर सकते हैं, या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमें बाहर से भी चाहिए? बाहर से भी चाहिए। तो हमने क्या करा, क्या नाम है आपका लास्ट, अक्षय को गेट पर बैठा दिया और अक्षय के हाथ में एक रजिस्टर, ठीक है। अब इस रजिस्टर में अक्षय को एंट्री करनी है कि टोटल जितने वैल्यू का सामान हमारे देश से जाएगा उसको अक्षय नोट करेंगे, और जितने वैल्यू का सामान आएगा उसको भी नोट करेंगे। तो मुझे बताइए, अगर जितने वैल्यू का सामान जा रहा है वो तो है कम, और जितने वैल्यू का सामान आ रहा है वो है ज्यादा, तो इससे हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि पेमेंट तो वहां से होना है, उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट है नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि ज्यादा तो आप ला रहे हो ज्यादा का सामान। अगर आप क्रूड ऑयल ले रहे हो सऊदी अरब से तो यू हैव टू पे इन डॉलर्स। अब डॉलर में पे करोगे तो डॉलर क्या होगा? कम होगा। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक टेक्निक है जिसमें आप अपने नेट इंपोर्ट, जितना आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको कम करते हो। और कम कैसे करते हो? यहाँ पर वर्ड है सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो आपकी वहां से नीड है उसको किसी दूसरी चीजों से आप पूरा कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी क्रूड ऑयल की नीड है, अगर इसको हमें कम करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो व्हाट वी कैन डू, हम अपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल NEMM है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां, चाहे वो कमर्शियल हो पैसेंजर हो, उसकी जगह यूज क्या करा जाए? इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली। और इलेक्ट्रिसिटी का मेजर पार्ट कहां से आए? सोलर से आए या रिन्यूएबल एनर्जी से आए। तो मुझे बताइए, इन तरीकों से क्या फिर हम उतना ही क्रूड ऑयल लेंगे? नहीं, अब क्रूड ऑयल क्या लेंगे? कम लेंगे। तो हमने अपने इंपोर्ट को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। स्टेटमेंट क्या कह रही थी?
पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? जब इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो डॉलर वहीं पर बना रहेगा, तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नहीं तो डिक्रीज हो रहा था। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। जब वर्ल्ड ट्रेड सरप्लस होता है तो इसका मतलब होता है कि जितने वैल्यू का सामान, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो यूएसए हमको बेचता है उससे ज्यादा हम यूएसए को बेच देते हैं। कितने लोग कहते हैं सही है, कितने लोग कहते हैं गलत है? मैं बताना चाहूंगा स्टेटमेंट सही है, विश्वास हो या ना हो, यही तो सारा का सारा झगड़ा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी को कहते रहते हैं कि अपने अमेरिकन गुड्स के लिए अपनी मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करो। बोलिए। सर्विस ही तो सरप्लस है, गुड्स वगैरह में तो नेगेटिव होगा। हाँ, तो जो नेट इफेक्ट होता है वो क्या पड़ता है? वो जो नेट इफेक्ट है वो सरप्लस है। जब मैं ट्रेड की बात करता हूं तो ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पर गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती है। सर यूएस चाइना या डॉलर करेंसी पर कर सकती है? देखिए, कर सकती है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये इस बात पर वो इसलिए करी क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए। तो आप कहें कि कभी ऐसे हालात खराब हो सकते हैं क्या? अगर हमारे देश के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं या आप आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनसे भी आप ये बात पूछोगे तो वो भी कहेंगे नहीं। कारण क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में फिस्कल प्रूडेंस पर काम करते हैं, यानी कि भले ही इकोनॉमी डाउन जा रही है लेकिन हम ओवर रिस्किंग नहीं करते। जिम्बाब्वे ने ओवर रिस्किंग करी, इस वजह से उन्हें अपनी करेंसी की जगह डॉलर पर जाना पड़ा। तो ओवर रिस्किंग हम नहीं करते, तो नियर फ्यूचर में ऐसे कोई चांस नहीं दिख रहा। हो जाएगा फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत नहीं होगा जैसे करेंसी। अच्छा, मैं बता दूं आपको, लेकिन डॉलर अगर आपने अपने यहाँ पर डॉलर चला दिया, अभी आपके देश में मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई पॉलिसी से कर देती है, मॉनेटरी पॉलिसी से। अगर आप डॉलर कर रहे हो तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा या यूएसए का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा? फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा। तो इससे तो आपने अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसी को किराए पे दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। किसके पास? अमेरिका के पास। जो भी मतलब इशू कर रहा है कंट्री वो सब यूएसए से करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जब यूएस डॉलर की बात चल रही है तो यूएस डॉलर को प्रिंट, ऑस्ट्रेलिया डॉलर भी होता है, कनाडा भी होता है। हाँ, तो सब यूएसए से नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग है, कैनेडियन डॉलर अलग है और यूएस डॉलर अलग है। जब मैं डॉलर सिर्फ डॉलर शब्द का यूज करता हूं तो उसका मतलब होता है यूएस डॉलर, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर रिजर्व करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है, दैट इज नॉट कैनेडियन, दैट इज यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर की जो फेडरल रिजर्व है वो दो पॉलिसीज निकालता है, एक उनकी इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। जबकि हम क्या निकालते हैं? केवल इंटरनल निकालते हैं, क्योंकि मेजर इंटरनेशनल मार्केट में रुपए का इस्तेमाल नहीं होता। तो सभी जगह यूएस डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादातर जगह यूएस डॉलर का इस्तेमाल होता है। अभी कुछ पोर्शन में जो आईएमएफ की करेंसी पूल की 5 करेंसीज हैं, यानी कि एक तो यूएस डॉलर हो गई, अन्य 4 करेंसीज का भी होता है। जैसे अभी आपका एक चैप्टर आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें मैं आईएमएफ की बात करूंगा, तो वहां पर आपको ये बात पता लगेगी। वहां पर मैं ये स्टोरी भी बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है कि यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग बन गया, जबकि और भी तो स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, या मान लीजिए यूएसएसआर था उस टाइम पर, तो उसने अपना डोमिनेंस क्यों नहीं कर पाया, यूएसए क्यों डोमिनेंस कर पाया? तो उसके कारण हम वहां पर चर्चा करेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सप्लाई पे कंट्रोल है, लेकिन इस पर मतलब कंट्रोल इन द सेंस कितना लोन जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक के पास जितना डॉलर है उस लोन पर तो उसका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अमेरिका की मनी सप्लाई में या वर्ल्ड की मनी सप्लाई में कितना डॉलर रहेगा, इस पर वर्ल्ड बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। आईएमएफ अगर आप कहते तो मैं आईएमएफ को हाँ बोल सकता था, क्योंकि आईएमएफ जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी एक्सचेंज के रेगुलेटर की भी भूमिका निभाता है, तो वो अपना कुछ से रखता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक नहीं रखता। लीजिए, अब देखिए, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानने वाले हैं। तो पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? वर्ड है बैलेंस और दूसरा है पेमेंट। पेमेंट या तो लिया जाता है या दिया जाता है। तो अक्षय, तो अक्षय ने क्या किया था? अक्षय ने जो टोटल सामान जा रहा था आ रहा था उसका उसने क्या करता? अकाउंट बनाया था, केवल इतना किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कितने पार्ट्स होते हैं।
पहली बात तो ये मानकर चलिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक रजिस्टर है जिसके हमने दो फर्दर पार्ट कर दिए, दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा है करंट अकाउंट और दूसरा हिस्सा है कैपिटल अकाउंट। एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर करंट और कैपिटल का मतलब, यहाँ पर करंट अकाउंट का मतलब आपके बैंक का जो करंट अकाउंट होता है उससे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर करंट अकाउंट का मतलब होता है वो पैसा जो एक साल से कम समय में सेटल होता रहता है, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। और ऐसा पैसा जो एक साल से ज्यादा की सेटलमेंट टेंडेंसी वाला होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। जब मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, सब कुछ आपके यहाँ पर आ जाएगा। पहली बात तो ये तो जनरल बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल डाटा होता है कि टोटल कितना पैसा देश में आया और कितना पैसा गया। तो यहाँ पर तो एग्जांपल मैंने गुड्स का लिया था, लेकिन पैसे का आना जाना क्या केवल गुड्स की वजह से हो रहा है? नहीं, ये तो सर्विसेज की वजह से भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, डॉलर लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ से सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं यूएसए को, तो हमें क्या मिल रहा है? डॉलर मिल रहा है। तो गुड्स भी आया, सर्विसेज भी आया। और देखिए क्या तरीके हैं। एक और तरीका है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूपीएससी ने बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था 2014 या 15 के प्री में, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि यूनिलेटरल ट्रांसफर विल बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड इन केस ऑफ बीओपी। यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर को कहाँ रखा जाएगा। पहली बात तो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता क्या है? यूनिलेटरल यानी कि एक तरफ से ट्रांसफर, यानी कि एक तरफ से पैसा जा रहा है, उसके बदले ना तो कोई गुड्स मिल रहे हैं ना ही कोई सर्विसेज मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। मैंने आपको बताया करंट अकाउंट में तीन चीजें, गुड्स का व्यापार, सर्विसेज का व्यापार और तीसरा मैंने रखा यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्योंकि गुड्स का लेना देना सेटलमेंट एक साल से कम टाइम में हो जाता है, सर्विस का लेना देना अकाउंट हम मैनेज करते हैं, साल कितने की सर्विस गई कितने की आई। यूनिलेटरल ट्रांसफर में आते हैं फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस। जैसे कोमल आप जो हैं सऊदी अरब में काम करने गए, और सऊदी अरब में आपको पता होगा खाड़ी देशों में, सऊदी हुआ, अबू धाबी हुआ, दुबई हुआ, यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। वो इंडियंस अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवारों के लिए वापस भेजते हैं। तो जो हिस्सा वो अपने परिवारों के लिए वापस भेजते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी में रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस। तो क्या वो रेमिटेंसेस के बदले कोई गुड्स या सर्विसेज वहां पर लेते हैं? नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैं आपको बताना चाहूंगा भारत दुनिया के सबसे बड़े रेमिटेंस लेने वाले देशों में है, और ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या नेगेटिव डालेगा? पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में रेमिटेंस आते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। अच्छा मुझे बताइए, अगर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तो वापस भी जाएगा। दूसरा, एक तीसरा स्टेटमेंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर एक इंस्टीट्यूशन आता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डेवलपिंग नेशंस को कई बार ग्रांट भी देता है। ग्रांट का मतलब होता है पैसा दिया वापस नहीं चाहिए, खर्च करो इसको, बस डेवलपमेंट पे खर्च करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, जिस भी पर्पस के लिए दिया जाए। तो मुझे बताइए, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को ग्रांट दिया, तो ग्रांट यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वो वापस नहीं जाना। तो तीन हेड हैं, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, किसमें? करंट अकाउंट में, क्योंकि इनका सेटलमेंट हर साल के अकाउंट में हमें करना पड़ता है। अब दूसरा जो बताता हूं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आता है या तो गवर्नमेंट, हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे BMW है, उसने सोचा कि हम पुणे में एक नया प्लांट लगाएंगे, तो पुणे में नया प्लांट लगाने के लिए पैसा ला रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? FDI, फिक्स एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। और BMW की पूरी ऑनरशिप BMW के पास है, जो पेरेंट कंपनी है जर्मनी में। तो ऐसे में क्या उसको हम करंट अकाउंट में रखेंगे? नहीं, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कैपिटल अकाउंट में भी हम तीन हेड रखते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट्स, एक होते हैं लोन्स, और तीसरे होते हैं शॉर्ट टर्म बैंकिंग सर्विसेज। जैसे इन्वेस्टमेंट चाहे FDI का हो चाहे FII का हो, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है
तो वो सब किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, जितने का भी पैसा आया। जो मोर देन 1 ईयर। हाँ, मोर देन 1 ईयर के लिए आया एफडीआई। अच्छा, दूसरा वाली बात मैंने बताई लोन्स, तो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, चाहे यूएस ने लोन दिया, किसी भी देश ने लोन दिया, कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। और तीसरा बैंकिंग सर्विसेज, शॉर्ट टर्म सर्विसेज, उसमें आता है फॉर एग्जांपल कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी कि इंडियन है, बाहर रह रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो गए बाहर रहता है, तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खुद एक अकाउंट में मैनेज करता है, और लेकिन वो जो अकाउंट है वो इंडिया में है। जैसे कुछ अकाउंट में आज आपको बताने वाला हूँ, FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, तो वो उस अकाउंट के थ्रू लोन भी लेता रहता है, पैसा भी डिपॉजिट करता रहता है, तो वो भी किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। आ रही बात समझ में? ये तो मैंने आपको ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। यहाँ पर इस पिक्चर से आपको पता लग रहा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम है। यहाँ पर क्या लग रहा है, कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये महिंदा राजपक्षे हैं, श्रीलंका वाले, यानी कि उनके देश में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, और उस इंपोर्ट में ज्यादा पार्ट किसका, चाइना का। तो खींचने में लगे हुए हैं कि भैया एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तभी तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एक टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी देश की एक फाइनेंशियल ईयर की, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब देखिए हमारे देश में सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या है, यानी कि किन किन तरीके से पैसा आता है। आता कैसे है, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, आइटम्स हैं, इन आइटम्स को एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आगरा का नाम सुना है आपने, कानपुर का नाम सुना है आपने, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हमारे यहाँ से लेदर की बेल्ट्स, पर्स, शूज, जैकेट्स एक्सपोर्ट होती हैं, फ्रांस तक एक्सपोर्ट होती है, यूरोप में एक्सपोर्ट होती हैं। तो मर्चेंडाइज जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमें वहां से क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल से डॉलर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए अर्निंग का सोर्स है। दूसरा सर्विस एक्सपोर्ट, यानी कि सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ही पैसा आएगा। जैसे हम सॉफ्टवेयर्स को बेचते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स को बेचते हैं, सेवा तो है वो, सर्विस सेक्टर है, तो हमें क्या आएगा, पैसा आएगा। टूरिज्म, टूरिज्म भाई विदेशी आए, डॉलर लेकर आए और यहाँ पर घूम रहे हैं, तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर है, तो उससे भी हमारे पास पैसा आएगा। गवर्नमेंट जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कहाँ पर, अपनी मिलिट्री भेजती है यूनाइटेड नेशंस के, वो किसमें आएगा? देखिए वो पीस कीपिंग मिशन में आप कह रहे हैं, तो पीस कीपिंग मिशन में जो भेजा जाता है वैसे उसको कमर्शियल श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा है कि यूएन ने अभी तक भारत का 400 करोड़ के आसपास पैसा उधारी में चल रहा है, यानी कि यूएन को भारत को पे करना है। तो यानी कि यूएन भारत को पे करेगा तो जाहिर सी बात है किस में आएगा, इंपोर्ट में आएगा। प्रोडक्शन नहीं है, क्या है, सर्विस है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या, मान लीजिए हमने लोन दे रखा है किसी देश को, तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी किस में है, आ ही रहा है हमारे पास पैसा। प्रॉफिट, सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट है बाहर, वहां से प्रॉफिट आ रहा है। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी के एक आर्म है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने वियतनाम के पास वहां पर एक्सट्रैक्शन के लिए ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगर वहां से वो प्रॉफिट कमाती है तो कहां पर आएगा, इनफ्लोज में आएगा हमारे। डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो भी हमने विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट पर जो भी लाभ हमें मिलता है वो सब पैसा क्या है, आने वाला। गिफ्ट्स है, ग्रांट्स है, एड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स बताइए आपको। प्राइवेट ट्रांसफर सच एज रेमिटेंसेस, अभी आपको बताया रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, अब आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा हाँ जी, कौन से देश से सबसे ज्यादा कनाडा? नहीं, इंडिया में रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा पार्ट हमारा खाड़ी देशों से आता है, कनाडा से नहीं। हम सोचते हैं क्योंकि कनाडा जो है उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर सेटल्ड इंडियंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो खाड़ी देश हैं यहाँ पर केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडियंस जाते हैं। तो जैसे यूएई है, तो यूएई के अंदर प्रिंसिपैलिटीज आती हैं, तो यूएई से हमें क्या आता है, रेमिटेंस आता है। अभी आएगा, डाटा भी मैंने दे रखा है। बोरोइंग्स की बात करूं, ये तो हमारी हो गई अर्निंग वाली, यानी कि ये ऐसी कमाई है कि हमें वापस नहीं देनी। लेकिन अब बोरोइंग्स की बात करूं, वो भी तो नया पैसा आने वाली बात है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब आप सोचोगे कि सर BMW इंडिया आ रही है, जान सुन लीजिए, यहाँ पर यूपीएससी खेल जाती है, यूपीएससी खेलेगी
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन दे देगी FDI, FPI, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और आपसे कहेगी कौन से स्टेटमेंट सही है, ओनली 2, ओनली 3, 1 2 3, इस तरीके से देगी। अगर आपने यहाँ पर इस डिस्कशन को ना सुना होता तो मुझे आप पे विश्वास है कि आंसर जो था वो ओनली 3 पे जाता, क्योंकि बोरोइंग का तो मतलब क्या होता है, लोन, और उधार तो कहाँ से आता है, वर्ल्ड बैंक से। आप कहते अगर FDI है, FDI तो BMW खुद इन्वेस्ट करने आई है, हमने बुलाया था उसको, अट्रैक्ट कराया था, लेकिन ये थोड़ा ना कि हम उसको पैसा वापस देंगे। FII है, खुदा है, लेकिन इसको फिर बोरोइंग में क्यों डाला मैंने, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी इसमें स्लाइड्स भी आगे मैंने ऐड कर रखी है। अगर BMW यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है तो हाँ, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आया है, फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी, काम स्टार्ट होगा, जॉब बढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जैसे वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेगी तो वो उस प्रॉफिट का बड़ा भाग जर्मनी वापस भी तो भेजेगी पेरेंट कंपनी को। तो यानी कि हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा जाना भी स्टार्ट होगा। बात पकड़ में आ रही है? इस वजह से इसको कहाँ रखा जाता है, सोर्स ऑफ बोरोइंग में रखा जाता है। FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जैसे वॉरेन बफे इन्वेस्टर है, तो उन्होंने, उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, तो उन्होंने इन्वेस्ट करा, ठीक है, इंडिया के शेयर बाजार में कुछ शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के 1%, 2%, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आया। तो आया, हाँ जी, इनफ्लो हुआ हमारे यहाँ, तो इसी वजह से मैंने वर्ड क्या लिखा, इनफ्लो, पैसा आया तो है। बोरोइंग इसे लिखा क्योंकि जब उस पर शेयर के भाव बढ़ेंगे, वो कमाई करेंगे, तो उसको बेच के कहाँ ले जाएंगे, वापस भी तो ले जा सकते हैं। तो इसमें से हमारे फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा जाएगा भी, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर रखा है। गवर्नमेंट लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये तो बेसिक सी बात है, अगर विदेशों से हमें पैसा मिला है तो जाहिर सी बात है वापस भी देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स बाय NRI, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स बाय NRI, भाई NRIs ने पैसे डिपॉजिट करे, जैसे मैंने आपको बताया था बैंक वाला, कौन सा अकाउंट, अरे आपको बताया ना आपको, FCNR अकाउंट। तो इसमें असल में FCNR अकाउंट है क्या, ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट इंडियन अकाउंट होता है। तो ऐसे में उसने पैसा डिपॉजिट तो कर रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया रेमिटेंस नहीं, उसने घर वालों को नहीं दिया, वो खुद के लिए रख रहा है। तो वो तब कभी भी क्या करता है, उससे निकालता है, और मैं आपको बता दूं इस पर इंटरेस्ट भी अर्न करता है वो। तो मुझे बताइए, जब इंटरेस्ट अर्न करके वापस ले जाएगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा जाएगा भी तो इस वजह से इसको हमने क्या रखा है, सोर्सेज ऑफ बोरोइंग्स में रखा है। बात पकड़ में आई? खेलती है यूपीएससी, मैं भी अभी क्वेश्चन बनाऊंगा। सर जैसे हाँ जी, इंडियन बैंक में कोई ब्रांच है फॉरेन में है, जी, उसमें कोई NRI इन्वेस्टमेंट करता है, जी, ये इसी के तरह रहता है, नहीं आएगा। जैसे अच्छा FCNR अकाउंट में, हाँ, तो हमारे में आएगा। इन्होंने पूछा कि अगर कोई इंडियन बैंक है और उसने अपनी ब्रांच से सिंगापुर में खोली है, और ऐसे में ये जो व्यक्ति है, मतलब जो NRI है, उसने इंडिया के इस बैंक के वहाँ पर अकाउंट में पैसे को रखा है, तो क्योंकि वो इंडियन बैंक है, तो अब इंडिया, जब उसकी इंडिया की जो पेरेंट कंपनी अपने साल का अकाउंट बनाती है ना, तो इसमें वो जुड़ता है, तो इस वजह से इंडिया में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो इंडियन बैंक ने किसी फॉरेन बैंक के साथ टाई अप करके वहाँ पर अपनी ब्रांच को एस्टेब्लिश करा है, तो वो फिर हमारे अकाउंट में ऐड नहीं होता, वो किसके अकाउंट में होता है, उस देश के अकाउंट में ऐड होता है। ये तो केवल तब है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अर्जुन को भेज दिया बाहर, कहा तुम मेरे बिहाफ पर काम करोगे, तो अर्जुन को अगर कोई तीसरा बंदा पैसा दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो किसका पैसा है, आपका पैसा है। लेकिन अगर अर्जुन ने टाई अप करा किसी और से वहां पर, या मैं अपना नया काम करूंगा, तो जो इसको पैसा मिला है, क्या वो आपका पैसा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बट शेयर्स तो सब दोनों किसके? दोनों के शेयर्स से टाई अप करके कंपनी चल रही है। हाँ, तो जितना अंश भारत का बैठता है उतना ही आएगा। अच्छा, अगर मैं आउटफ्लोज की बात करूं, कैसे कैसे पैसा जाता है, जैसे मर्चेंडाइज इंपोर्ट, हम कितना सारा सामान खरीदते भी हैं, जैसे अरे क्रूड ऑयल भी खरीदते हैं, क्लोथ्स भी तो खरीदते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ये जो फॉरेन कंपनियां हैं, ये अगर इनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो पैसा क्या है, बाहर जा रहा है।
सर्विस इंपोर्ट्स में जैसे हमारे जो सैलानी हैं, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो बाहर घूमने गए। अब हमारे सिटीजन जब बाहर घूमने जाएंगे तो मुझे बताइए कोमल, पापा ने दिया आपको पैसे और आपने कहा इसको उड़ाना तो कहाँ है, से बाली में जाकर, तो मुझे बताइए क्या वहाँ रुपया चल जाएगा? नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज के पास जाएंगे, उसको कन्वर्ट कराएंगे। तो करेंसी एक्सचेंज के पास जा रहे हो, कन्वर्ट करा रहे हो, तो कन्वर्ट कराकर जो आपको करेंसी मिल रही है वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या कर रही है, कम कर रही है। आ रही बात समझ में? तो बाहर नहीं जाना, यही घूमना है। ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज पेड टू फॉरेन कंट्रीज, हमने जो उधार ले रखा है हम उस पर भी तो ब्याज देंगे। जो दूसरों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर जो प्रॉफिट ले जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया BMW, तो BMW कंपनी कहाँ की है, फुल फॉर्म क्या है? Bavarian मोटर वर्क, जर्मन भाषा में कहते हैं, वैसे बोलते हैं Bavarian मोटर वर्क्स, क्योंकि Bavaria वहाँ पर जगह है जहाँ से स्टार्ट हुई। तो जाहिर सी बात है इसने यहाँ इन्वेस्ट करा तो इस पर डिविडेंड कहाँ जाएगा, वापस जाएगा। रॉयल्टीज जो वापस जा रही है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रॉयल्टीज होता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल की कंपनी बताइए, माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स ने कहा कि हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और वो टेक्नोलॉजी किसकी है, सैमसंग की है। तो सैमसंग के साथ आपने टाई अप कर लिया कि जितने भी सेल होगी उस पर आपको क्या दी जाएगी, रॉयल्टी दी जाएगी। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी, सैमसंग ने बनाई थी, तो इस वजह से सैमसंग कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की। तो पैसा कहाँ जाएगा, साउथ कोरिया जाएगा, उसका एक अंश। तो उसको हम कहते हैं कि हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका, इस वजह से। रेमिटेंसेस पेड, यहाँ से भी तो रेमिटेंसेस जाते हैं, जैसे कई सारे विदेशी यहाँ पर भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में MNC, तो वो भी वापस भेजते हैं। प्लस यहाँ पर एक आउटफ्लो में ये भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयुष, आप अपने बच्चे को पढ़ाने कहाँ भेजोगे, देखो हार्वर्ड में, ठीक है। तो आप जो है हार्वर्ड भेज रहे हैं, तो हार्वर्ड भेजेंगे तो आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा उसको, तो महीने का उसको या साल का आपको पे करना पड़ रहा है। क्या उसके बदले देश को कोई गुड्स या सर्विसेज मिल रही है, नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं मिल रही। तो ये सब क्या आउटफ्लो है, ये पैसा जाएगा। तो ये इकट्ठा करेंगे क्या, रुपया, उसको कन्वर्ट कराएंगे डॉलर में, और डॉलर कन्वर्ट का मतलब है RBI के परव्यू के अंडर वो पैसा वहां से यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, लेंडिंग आउटफ्लोज की बात करें, ये वो वाले आउटफ्लो हैं जो भारत देता है लेकिन लेंडिंग है। लेंडिंग कब होती है, जब कुछ रिटर्न आता है, जा तो रहा है लेकिन आएगा। आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कंपनी है, किस चीज की कंपनी है आपकी, दूध की कंपनी है आपने बताया, चलिए इनकी मिल्क की कंपनी है, तो इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना था अफ्रीका में, ठीक है, और अफ्रीका में दूध बेचना था आपको। तो इसके लिए आपको प्लांट लगाना था वहां पर, और प्लांट लगाने के लिए आपको चाहिए थे वहां पर इंडिया करेंसी से कन्वर्ट कराकर आपको ले जाना था 500 करोड़ रुपए। तो 500 करोड़ रुपए इन्होंने कन्वर्ट कराए अफ्रीकन अकाउंट में, और अफ्रीकन करेंसी में आपने क्या करा, वहां पर खर्चा करा, जमीन खरीदी, प्लांट लगाया। तो हमारे देश से ये जो फॉरेन करेंसी है रिजर्व से गई कि नहीं गई, लेकिन कमा कर लाएगी, क्योंकि दूध में विश्वास है। तो जब प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से लैंडिंग प्रोग्राम है जी। आउटवर्ड FPI, जैसे इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्होंने सिंगापुर, हांगकांग, USA इनकी शेयर, यहाँ पर शेयर्स खरीदे हुए हैं। वो शेयर्स जब बढ़ेंगे या कभी भी वो उसको बेचेंगे तो पैसा कहाँ आएगा, इंडिया आएगा वापस। सेम वही वाला चीज चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, फॉर एग्जांपल से वियतनाम को दिया हमने $50 मिलियन, इस वजह से दिए कि आप हथियार खरीदो, लेकिन क्या लोन है, यानी कि वापस आएगा, जा तो रहा है लेकिन आएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बाय कंट्री रेजिडेंट्स इनटू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि हमने दूसरे देश के बैंक में कुछ टाइम के लिए पैसा रखा हुआ है, क्रेडिट भी ले रहे हैं उस पर, लेकिन वो पैसा क्या आना है, वापस आना है। जैसा सेम NRI कर रहे थे इंडिया में, ऐसे हमारे देश के अगर कहीं बाहर करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे संकलित है, भ्रष्ट अधिकारी मान लीजिए, संकलित ने अपना खाता खोला स्विट्जरलैंड में, स्विस अकाउंट,
तो स्विस अकाउंट में जो आपने खाता मैनेज कर रखा है, तो भले ही वो वहां पर है, लेकिन हम अकाउंट में इसको ये मानकर चलते हैं अगर लीगल वे में गया है कि वो पैसा वापस आएगा, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ वर्क क्या है, यहाँ है। हाँ जी, अभी तक कुछ डाउट हो तो पूछिए। सोर्स ऑफ रेटिंग में जैसे हमने इंटरेस्ट बताया था आपने, उसमें इनफ्लोस वहां पर भी तो हमने पहले इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद इंटरेस्ट आ रहा है, और सर लैंडिंग तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या कह रहे हैं आप? सोर्स ऑफ लैंडिंग में इनफ्लोस में से इंटरेस्ट जो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो सर ये इनफ्लो है, यानी कि ये पैसा आ रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस वजह से आ रहा है कि पिछले साल या उससे पिछले साल कुछ आउटफ्लो हुआ होगा, उस आउटफ्लो पे अब कमाई हो रही है। तो यहाँ पर तो केवल इंटरेस्ट की बात करें। फॉर एग्जांपल आपने 200 करोड़ रुपए दिए किसी देश को, तो किस में आएगा? लैंडिंग आउटफ्लो में आएगा। लेकिन अब समय आ गया ब्याज कमाने का, तो जो पैसा ब्याज में आएगा वो किस में आएगा? इनफ्लो में आएगा। प्रॉफिट तो सर इसमें भी मिल रहा है, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो जैसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उस पर प्रॉफिट आ रहा है। तो बस बात ये देखनी है, इस समय इस फाइनेंशियल ईयर में जो ये दरवाजे पर खड़े हैं, ये इस फाइनेंशियल ईयर का देखने के लिए खड़े हैं। इस समय इंटरेस्ट आया, जोड़ो इसको, इस समय प्रॉफिट आया, जोड़ो इसको। अब जैसे ये थे, अगर इन्होंने इस साल अफ्रीका में प्लांट लगाया है तो इंडिया से एफडीआई गया है, तो मुझे बताइए इनफ्लो में आएगा आउटफ्लो में आएगा? आउटफ्लो में आएगा, क्योंकि अभी पैसा थोड़ा ना आ गया, पैसा तो आएगा बाद में, और जब आएगा तब इनफ्लो में आएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बात करते हैं किसकी? गुड्स अकाउंट की, सर्विसेज अकाउंट की, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट की। इन तीनों को हम किस में रखते हैं? करंट अकाउंट में रखते हैं। ये देखिए, करंट अकाउंट में क्या आ गया? गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट और यूनिलेटरल ट्रांसफर। जब इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, ध्यान रखिएगा बैंकिंग हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाली बैंकिंग बात कर रहे हैं, वो सब किस में आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में जो भी आइटम्स हैं उनका सेटलमेंट विद इन 1 ईयर हो रहा है, इनका सेटलमेंट आफ्टर 1 ईयर हो रहा है इन जनरल। आ रही बात समझ? अच्छा, गुड्स के अकाउंट की हम बात करें तो गुड्स के अकाउंट में भी दो चीजें होंगी, गुड्स हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर इस समय की बात करूं तो आपको क्या लगता है, इंडिया का गुड्स अकाउंट सरप्लस में है कि डेफिसिट में है? डेफिसिट में है, तो इसका मतलब है कि टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ज्यादा वैल्यू के गुड्स हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और कम वैल्यू के गुड्स हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। घूम गए आप तो? देखिए, गुड्स अकाउंट है, सीधी सी बात है, ये क्लास है, ये हमारी इकोनॉमी में। आपको गुड्स इंपोर्ट करने थे, तो गुड्स आपको इंपोर्ट करने थे, फॉर एग्जांपल आपको इंपोर्ट करना था मैदा, आपको इंपोर्ट करना था ऑयल, आपको इंपोर्ट करना था आलू, आपको इंपोर्ट करना था काजू, आपको इंपोर्ट करना था मटर और धनिया। तो ये सब आपने करा इंपोर्ट। टोटल ये जो आपने इंपोर्ट करा है, ये वैल्यू हुई है 10,000 रुपीज, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की बात करें, ये जो इंपोर्ट करा है, क्या लग रहा है क्या बनेगा इससे? समोसे बन रहे हैं इससे, मैदा भूल गए आप, ठीक है। अब आपने इससे समोसे बना लिए, समोसे जो आपने एक्सपोर्ट करे वो करे 5,000 रुपए की, तो यानी कि इंपोर्ट पर आपका खर्चा था 10,000 रुपए और एक्सपोर्ट से कमाई कितनी हुई? 5,000 रुपए। तो प्रॉफिट में हो लॉस में हो? लॉस में हो। तो लॉस को यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? डेफिसिट कह रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी में टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में अगर गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होता और इंपोर्ट कम होता, तो एक्सपोर्ट ज्यादा का मतलब पैसा ज्यादा आता, तो इससे तो हमारा सरप्लस हो जाता, लेकिन सरप्लस नहीं है, क्या है? डेफिसिट है। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो नेट वैल्यू जितने की हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे टूरिस्ट, जैसे आपके कॉल सेंटर, तो ये मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल टूरिज्म, ये सब क्या है? ये सर्विसेज है जितने की हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब है हम सर्विसेज लेते हो, हम टूरिज्म पर पैसा खर्च करते हो, हम भी सॉफ्टवेयर लेते हो, हम भी ट्रांसपोर्ट पर बाहर पैसा खर्च करते हो यहाँ से जाने के बाद। तो मुझे बताइए, हमारे यहाँ सर्विस अकाउंट डेफिसिट में होगा, सरप्लस में होगा? कितने लोग कहते हैं सरप्लस, कितने लोग कहते हैं डेफिसिट? आंसर है सरप्लस।
यानी कि ये किसमें है, सरप्लस में। अब ये सरप्लस में हो गया। अब पहले मैं इसके थोड़े से कारणों पर चर्चा करता हूँ और फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज पे चर्चा करता हूँ, वो आपके सामने स्लाइड में आ रखी है, ध्यान से बस सुन लीजिए। अगर हम गुड्स के अकाउंट की बात करते हैं, यानी कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक बड़ा भाग तो है क्रूड ऑयल, एक बड़ा भाग है आपका गोल्ड जैसे। तो चलिए पहले गोल्ड को उठाते हैं। अब गोल्ड को अगर हम इंपोर्ट को कम कर दें तो आपको नहीं लगता कि हम गुड्स अकाउंट को बैलेंस की तरफ या फिर सरप्लस की तरफ ले जा सकते हैं? अगर गुड्स अकाउंट में हमें ट्रेड बैलेंस लाना है तो बैलेंस का मतलब है जितना एक्सपोर्ट उतना ही इंपोर्ट। बात पकड़ में आ रही है? उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस। लेकिन हो क्या रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने क्या पॉलिसी बनाई, चलो सोने पर काम करते हैं। तो अभी करंट से कुछ चीजें चर्चा में देखिए, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट। यूपीएससी में प्री हो या मेंस हो, करंट और कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। करंट में जो भी चल रहा है इकोनॉमी वाले पेज पर हमारी ग्रिप में होना चाहिए। आमतौर पर उसको आप स्किप कर देते हैं क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती क्या चल रहा है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे अभी चर्चा थी कि देश में जो रुपये का दाम कमजोर हो गया था, यानी कि डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया था, इसके पीछे सोने से संबंधित यानी कि स्लीप से संबंधित, गोल्ड से संबंधित जो सरकार की पॉलिसी है, पिछली सरकार की पॉलिसी, वो भी जिम्मेदार है। जैसे हमारी जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कहा कि इससे पिछली सरकार ने गोल्ड 80-20 स्कीम लागू करी और इसकी वजह से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे घपलेबाजों को फायदा हुआ और देश को इससे इंपोर्ट पर भी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ गया। इस वजह से हमारा रुपया क्या कमज़ोर हुआ। अब ये हुआ कैसे? तो जैसे मैंने आपके नोट्स में वैसे सब दे रखा है, मैंने आपको गोल्ड वाली स्कीम भी दे रखी है, सोवन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी दे रखी है, गोल्ड मेडाइजेशन भी, पहले समझ लीजिए फिर देखते रहिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ लिखी मिलेंगी, सेम वही लैंग्वेज है। जैसे गोल्ड 80-20 स्कीम जो कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट की थी, उसका पर्पस था कि गुड्स वाले अकाउंट में ट्रेड बैलेंस को लाना। केंद्र सरकार ने सोचा कि सोना तो इंपोर्ट होगा ही होगा, कोई तरीका नहीं है कि आप इसको रोक लो, क्योंकि हमारे देश में सोने को बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है, पवित्र माना जाता है, शादियों में यूज हो रहा है, ब्लैक मनी की तरह इस्तेमाल होता है, कई जगह इस्तेमाल होता है, प्लस हम एक्सपोर्ट भी करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी को, तो सोना तो इंपोर्ट हो गई। सरकार ने कहा कि अगर जितने भी इंपोर्टर्स हैं गोल्ड के, अगर वो टोटल इंपोर्ट का 20% या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे तो ऐसे में हम उनको लाभ देंगे इंपोर्ट ड्यूटी में। अगर इंपोर्ट ड्यूटी 20% होगी तो आप पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 10%। तो मुझे बताइए, इससे जेम्स एंड ज्वेलरी के जो सौदागर हैं, ठीक है, शिवम जैसे, तो ऐसे में जो इंपोर्ट करते थे गोल्ड को, अब उसका 20% या इससे ज्यादा वो क्या कोशिश करेंगे कि मैं एक्सपोर्ट कर दूं। अगर मैंने एक्सपोर्ट बिल में दिखा दिया तो सरकार से मुझे इतनी बड़ी छूट मिल जाएगी, और बहुत बड़ी छूट है, वो रिबेट है। तो मुझे बताइए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? हाँ, बीजेपी का कहना है नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे जैसे अरविंद मायाराम, उनका कहना था होगा, क्योंकि इससे मोटिवेट होंगे, रिबेट के चक्कर में वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और एक सीधी सी बात बताइए मुझे, मैंने 10 kg गोल्ड इंपोर्ट करा और उसका 20% मतलब कितने केजी हो गया? 2 किलो, ठीक है। 2 किलो मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। लेकिन जो एक्सपोर्ट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी करना है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने प्योर गोल्ड इंपोर्ट करा था और अब मैं 10 kg किया था, अब मुझे 2 kg गोल्ड का जो पार्ट है उससे मुझे ज्वेलरी बनाकर बेचनी है, तो प्योर गोल्ड महंगा आता है या ज्वेलरी महंगी आती है? ज्वेलरी महंगी आती है। तो क्योंकि बनाई हो रखी है, तो गोल्ड जब एक्सपोर्ट होगी ज्वेलरी, तो उससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, और अच्छा खासा आएगा।
सरकार चाहती थी कि इससे हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो पार्ट है हमारे अकाउंट का, वो क्या होना चाहिए, बूस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कई लोगों ने इसमें बड़े स्तर पर घपला करा, एक्सपोर्ट को अपने जानबूझ के इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट कैसे कर दिया? जैसे कई सारे व्यापारियों ने, नीरव मोदी वगैरह ने, ये कहा जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 kg सोना लिया, 100 kg सोना लिया तो एक्सपोर्ट कितना करना है, 20 kg के आसपास। तो उन्होंने अपने एक्सपोर्ट बिल को बढ़ाकर दिखाने के लिए कम ज्वेलरी को ज़्यादा दाम पर एक्सपोर्ट दिखाया, और कम ज्वेलरी को ज़्यादा दाम पर जो एक्सपोर्ट दिखाया, तो इतना बड़ा कौन बेवकूफ़ होगा विदेश में जो सस्ती ज्वेलरी को महंगे में खरीदेगा। सस्ती ज्वेलरी को महंगे में जो खरीदेगा वो नीरव मोदी की ही वहाँ पर स्थापित सब्सिडायरी कंपनी होगी। तो ऐसे में हमें 10% तो क्या बच जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी। जब करोड़ों का आना जाना हो रहा है तो इसमें 10% की महत्ता तो बहुत होती है। लोगों ने इस पॉलिसी के लूपहोल का फायदा उठाया। अब आपको लगेगा कि वो जो उसने ज्यादा में क्यों, भाई ज्यादा में इसलिए लिया क्योंकि वो जो ज्यादा में ले रही है वो तो अपनी कंपनी है, तो पैसा यहां से वहां जा रहा है। और एक और बात बता दूं, यहाँ पर अगर प्रॉफिट दिखाओगे ज्यादा तो टैक्स है ज्यादा, और वहां पर टैक्स है कम। तो वहां पर अगर उस कंपनी को ज्यादा में खरीद भी रहे हो, जो पैसा वहां सेटल हो रहा है, तो एक नंबर में हो रहा है। तो यानी कि इस तरीके से जहां पर आप, हम, आम आदमी वो अपना बेसिक नेसेसिटीज, 1 लाख 2 लाख इन चीज़ों की सोच रहे हैं, वहाँ पर ये करोड़ों का गेम केवल पॉलिसी की हेर फेर करके कर देते हैं। इसी वजह से नीरव मोदी, अभी आपको पता होगा कि गड़बड़ चल रही है उनकी पूरी की पूरी, लेकिन अभी ब्रिटेन में वो देखे गए, तो जिस टाइम ब्रिटेन में देखे गए तो 13 लाख की तो जैकेट पहन रखी थी, 13 लाख की। कैसे पता चला? वो ऑस्ट्रिच लेदर की थी, जो ऑस्ट्रिच का स्किन होता है ना, उससे बनी हुई थी, 13 लाख की। खैर, तो यानी कि वो अपना सेटल रखते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, उस प्योर गोल्ड था जैसे से 2 kg, तो 2 kg गोल्ड से जो मैं ज्वेलरी बनाऊंगा वो ज्वेलरी कंपैरेटिवली महंगी बिकेगी, क्योंकि वो क्या ज्वेलरी है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा मतलब ज्वेलरी, वो तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल जो ज्वेलरी की वैल्यू हो जाएगी वो ज़्यादा बैठ जाएगी। वैसे तो जो आपको ज्वेलरी मिलती है, क्या वो 24 कैरेट की होती है? 24 कैरेट में तो ज्वेलरी नहीं बन सकती। आपको जो ज्वेलरी मिलती है वो 18 कैरेट, 14 कैरेट, कोई 22 कैरेट, लेकिन 22 कैरेट भी ज्वेलरी कमजोर होती है। हॉलमार्क मैं बताऊंगा, सारा गेम बताऊंगा अभी हॉलमार्क का भी। गोल्ड ऐसा डिस्कस कर दूंगा कि मतलब सुनार बना दूंगा आपको, ठीक है? सुनिए जरा, क्योंकि अभी मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के सक्सेस फेलियर पॉलिसी सब बताने वाला हूँ आपको। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो 80-20 पॉलिसी का कैसे गलत इस्तेमाल हुआ। अब इस गलत इस्तेमाल से होगा क्या? अगर इनको रास्ता मिल गया प्रॉफिट कमाने का इस तरीके से, तो इससे तो गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा? और गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर इसका क्या पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार ने रिव्यू करा और अभी उसको रिव्यू पर डाल दिया। सर, अब 2014 में सरकार बनी मोदी जी की, तो 2015 में मोदी जी ने 2 नई स्कीम लॉन्च करी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि 2015 में हमारा जो रुपया है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत कमजोर हो गया था। यानी कि कहाँ 61-62 रुपीस पर डॉलर चल रहा था, वो बढ़कर 68 के आसपास हो गया था, फिर अब 70 से भी ऊपर हो गया। तो ऐसे में लोगों ने सुनाना किसको स्टार्ट किया? मोदी जी को। लेकिन मोदी जी इज अ गुड कम्युनिकेटर, उन्होंने कहा मैं नहीं हूं जिम्मेदार, अब बताता हूं देखो कौन है। सोना, इतने बड़े स्तर पर सोना। और प्लस मोदी जी ने अपनी सरकार के इंटेलेक्चुअल जैसे नरेंद्र यादव, जो कि उनकी स्पीचेस वगैरह भी लिखते हैं, आरबीआई में भी हैं, तो नरेंद्र यादव जी को लगाया कि समझाने के लिए देखो सोना कैसे हमारी इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। तो मोदी जी ने निकाली 2 स्कीम, एक थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, एक थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। प्री में इससे क्वेश्चन बना हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखना नहीं है, नोट्स को नहीं देखना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा सीधा और देखते हैं क्वेश्चन सही करते हो कि नहीं करते, ठीक है? तो पहले मोदी ने निकाली जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। क्यों निकाली? देश में सर्वे किया गया, जैसे पूछा गया
कि भाई सोना क्यों खरीदना चाहते हो, क्यों खरीदना चाहते हो सोना? जैसे इन लोगों ने कुछ थोड़ी समझदारी दिखाई कि हम इकोनॉमी की क्लास में बैठे, थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें। सर वी नीड टू इन्वेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कई सारे लोग वास्तव में सोने में को खरीदते हैं केवल इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि पता होता है कि सोने का दाम बढ़ेगा और घटेगा नहीं। सोने में इन्वेस्टमेंट क्या स्टेबल है, तो इस वजह से कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं बस सोना। अब इनसे पूछा गया इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हो? उन्होंने कहा जी सर इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने पूछा कितना कितना? इन्होंने कहा 10 लाख, इन्होंने कहा 15 लाख। उन्होंने कहा ठीक है। तो मोदी जी ने इनके लिए फिर स्कीम निकाली, कहा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मोदी जी ने कहा कि 10 लाख 15 लाख का खरीद रहे थे, ऐसा करो इतने के खरीद दो गोल्ड बॉन्ड, यानी कि 10 लाख 15 लाख आप हमें दो और हमसे पेपर ले जाओ। पेपर खोने की टेंशन नहीं है क्योंकि ऑनलाइन भी है, ठीक है, डिजिटल इंडिया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मतलब है, सोवरेन शब्द का मतलब होता है वो अथॉरिटी जिसकी जो किसी दूसरी अथॉरिटी के अंडर नहीं आती, अपने पूरी पॉलिसीज के लिए खुद जिम्मेदार होती है। इंडिया में सोवरेन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैकिंग दे रही है कि आप ये हमें पैसा दो और हम इस पर आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे। जैसे सरकार ने कहा कि हम एश्योर्ड रिटर्न देंगे आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%, और इस स्कीम में आप 8 साल 13 साल तक आप पैसा कर सकते हैं। उससे पहले आप एग्जिट करना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप पैसा एग्जिट कर सकते हैं। अब देखिए है क्या, 10 लाख 15 लाख आप लगाओ तो 2% का कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। 8 साल बाद आपको अब जो पैसा वापस मिलेगा, ब्याज तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा, और इस टाइम पर मार्केट में जो सोने का रेट चल रहा है वो रेट भी आपको मिलेगा। अगर सिर्फ सोना होता तो केवल सोने का रेट मिलता, क्या इंटरेस्ट रेट मिलता, लेकिन यहाँ तो क्या इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। तो मुझे बताइए एक बेटर डील है कि नहीं है? जनता के लिए ये है। तो अब देखिए जनता के लिए बेटर डील है क्योंकि ये आपको गोल्ड की मार्केट प्राइस के हिसाब से भविष्य में गोल्ड भी मिल जाएगा और ब्याज भी मिल रहा है। सरकार के लिए फायदा है कि इससे कम से कम ये लोग जो सोना खरीदने वाले थे ये तो गए, और इससे जो नेट इंपोर्ट था हमारा गुड्स का वो कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मुझे बताइए ये स्कीम सक्सीड हुई होगी या फेलियर हुई होगी? फेलियर हुआ। क्या क्यों हुआ? क्योंकि एक तो फैक्टर होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च करते समय आपने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स को नहीं देखा तो देयर आर गुड चांसेस कि वो फेल हो जाएगी। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आदमी इकोनॉमिक के जो डिसीजन है, ये खरीदना है, ये बेचना है, ये रखना है, ये सब उसके बिहेवियर के ट्रेंड से आप पता लगा सकते हो। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस स्कीम में भाग नहीं लिया, इसके कई कारण हैं। पहला कारण, लोगों की जो जुड़ाव है वो फिजिकल एसेट के रूप में जो सोना है उसमें है। जब उनके पास सोना होता है तब उन्हें अच्छा सा महसूस होता है, कागज से महसूस नहीं होता, ठीक। तो फील गुड फैक्टर है। दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा फैक्टर इसके फेलियर का ये है कि गोल्ड का एक बड़ा पार्ट पैरेलल इकोनॉमी को चलाने में इस्तेमाल होता है। पैरेलल इकोनॉमी यानी कि जिसके बारे में आपने सरकार को नहीं बताया। तो ऐसे में जो ब्लैक में इस्तेमाल करना चाह रहे थे सोना, तो क्यों अपने आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदने वाले हैं? वो आप नहीं खरीदेंगे। तीसरा फैक्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, 2015 में जब इसको लॉन्च किया गया उसके बाद सोने की कीमतों में अप यानी कि राइज नहीं देखा गया। मैं आपको बता दूं 2015 के बाद इवन इस साल की बात को बता दूं, आपको जनवरी की बात बता दूं तो जनवरी में के आसपास सोने के भाव चल रहे थे 31,400 के आसपास। इस साल जाके मैंने 2015 से सोना बिल्कुल क्या चल रहा था, वही चल रहा था, 31, 29, 32 ऐसे ही चल रहा था सोना। इस साल जाके बहुत सालों बाद अब जो है बाहर आई है, और बाहर के बाद कितना 39 समथिंग, और एकदम मतलब 31,400 से बढ़ा 33 पर पहुंचा, 36 पर पहुंचा, 39, और दिवाली से पहले 40 पर भी पहुंच गया था सोना। बस अभी परसों की बात है तब 2,500 रुपये तोला सोना गिरा है। मतलब 10 ग्राम पर जो रेट है सोने का 2,500 रुपये गिरा है, और बहुत टाइम बाद गिरा है। मैं पूरी नज़र इसलिए लगाकर बैठा था क्योंकि सिस्टर की शादी है, देना है तो घर वालों ने कुछ जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। तो मैंने कहा था, मैंने ट्रेंड देखे हुए थे, तो मैंने कहा दिसंबर आने तो दिसंबर में गिरेगा। घर वालों ने कहा काम को निपटाओ, मैंने कहा नहीं रुको तो 2,500 रुपये पर 10 ग्राम गिर गया है।
तो फायदा हो गया है। तो अब बात ये है, अब ये गिर गया सोना, तो अब उस टाइम पर जब स्कीम स्टार्ट करी थी तब बढ़ ही नहीं रहा था। जब बढ़ेगा नहीं तो मुझे बताइए क्या लोग बढ़ चढ़कर इसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। तो जो लोग पहले सोने में इन्वेस्ट करते थे वो लोग इन्वेस्ट करने लग गए शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में उनको बेटर रिटर्न मिल रहे थे, सोने पर इतना रिटर्न उनको नहीं मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है, जहां पर रिटर्न बेटर मिलेगा आदमी वहां पर इन्वेस्ट करेगा। तो इस वजह से ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन इस साल जो देखा गया है सोने में बढ़त, इसके बाद सरकार सोवरन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम को रिवैम्प कर लॉन्च कर रही है। अभी अगर आपने परसों तरसों न्यूज़ देखी हो तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से भी चर्चा थी, यानी कि गवर्नमेंट हार नहीं मान रही है, कुछ नए तरीकों को खोज रही है, कुछ और ज़्यादा लिक्विडेटिव आपके लिए बनाना चाह रही है। क्योंकि अगर बढ़ा है सोना तो कुछ ना कुछ लोग तो होंगे जो इसमें इन्वेस्ट करने की अब सोचेंगे। ये तो हुई सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। एक है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। पहले बात देख ली डिफरेंस क्या है। मैंने वर्ड यूज किया सोवरन। सोवरन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे। बॉन्ड का मतलब होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पैसा लेता है और जिसने पैसा लिया है वो कुछ कंडीशंस लिख के आपको पेपर दे देता है। भाई आपने अगर मुझे पैसा दिया तो मैंने कुछ कंडीशन लिख के दे दिया, भाई इतना पैसा लिया है और इतने टाइम बाद मैं इतना आपको वापस कर दूंगा। तो उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या कहता हूँ? बॉन्ड कहता हूँ। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड यानी कि गोल्ड का होगा और बैकिंग कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। जबकि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुनिएगा, याद रह जाएगी हमेशा के लिए। ऐसा एग्जांपल दूंगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आप पैसा नहीं देते सरकार को, आप देते हो फिजिकल रूप में गोल्ड। जो आपके पास सोना पड़ा हुआ है, सरकार कह रही है वो पैसा, वो गोल्ड हमें दे दो। आप कहोगे क्यों दे दो? सरकार कह रही है फायदा देखो आपको क्या है, आपके पास पड़ा है, फ्यूचर में उसको चोरी तो ठीक है, जिला गाजियाबाद वाले हैं सबसे पहले चोरी की सोचते। अच्छा, चोरी की बहुत घटनाएं हो रही हैं। सुनिए जरा, पहली बात यह है कि एक तो बात यह है कि आपको फ्यूचर में केवल वही रेट मिल पाएगा जो इस गोल्ड का रेट होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सरकार ने आपको कहा कि इस टाइम आप इस गोल्ड को दोगे तो हम इस गोल्ड के रेट के हिसाब से आपको इस स्कीम में शामिल कर लेंगे। आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2.25% से 2.5% के बीच में। तो इतना तो आपको ब्याज मिलेगा। एक आपका लॉक इन पीरियड होगा, जैसे आपका 8 साल, 7 साल, 5 साल, जो आपकी चॉइस ऑफ पीरियड है। इतने पीरियड बाद अब आप अगर सोना लेना चाहते हैं तो सोना ले सकते हैं, अगर आप पैसा लेना चाहते हैं ब्याज के साथ तो पैसा ले सकते हैं। फिर आप सोचिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो मुझे बताइए, जैसे आपने, आयुष दादी हैं आपकी? नहीं है। तो दादी की आखिरी निशानी थी कुछ गोल्ड की, और आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से इंस्पायर हो गए। आपने मेरी बातों को पूरी तरह से ध्यान से नहीं सुना, इसी वजह से कहता हूँ ध्यान से सुन लिया करो। आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अपनी दादी की आखिरी निशानी दे दी, जमा कर दी, क्योंकि सर ने कहा था 5 साल बाद गोल्ड मिल जाएगा। इन्होंने सोचा 5 साल बाद शादी होगी तो दादी की निशानी वाइफ को दी जाएगी, तो ये दे आए वहां पर। तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो आपका गोल्ड गया है वो नहीं मिलने वाला, वो तो पिघला दिया जाएगा। जो आपको मिलेगा या तो पैसा ले लीजिए या फिर आपको मिलेगा गोल्ड के बिस्किट या ब्रिक, जो भी आप चाहते हैं, बिस्किट फॉर्म में मिलेगा। तो यानी कि वो निशानी नहीं देनी इसमें। आगे बात समझ। अब सुनिए, अब इसमें फेलियर के क्या कारण हुए? हाँ जी, उतना ही मिलेगा जितना दिया, जितने वैल्यू का आपने दिया, ठीक है। आपने कोई नेकलेस दे दिया, 12.5 लाख का नेकलेस, ठीक, इतने के आ रहे हैं नेकलेस, बहुत महंगाई है, ठीक है, नेकलेस दे दिया आपने। अब ऐसे में वो उन्होंने लिया, 12.5 लाख का नेकलेस गोल्ड का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो डायमंड वाली बात चल रही है, गोल्ड का ही रखो, ठीक है, गोल्ड का आपने नेकलेस दिया। तो ऐसे में आपने क्या करा, तो ऐसे में उन्होंने देखा कि इसकी प्योरिटी कितनी है, प्योरिटी सर्टिफिकेट जमा होगा, और गोल्ड में हाँ कितने कैरेट का है, 14 कैरेट 18 कैरेट जितने का बना हुआ है, तो उसके हिसाब से वो आपकी वैल्यूएशन कर देंगे। जो वैल्यूएशन होगी वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत आपके अकाउंट में मैनेज होगी, ठीक है। आपका जो गोल्ड है वो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो कि मेटल्स में डील करती हैं, जैसे मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ठीक है,
तो ऐसी कंपनीज को दे देंगी, वो उस गोल्ड को पिघलाएंगी और वो जो गोल्ड है वो सरकार के गोल्ड रिजर्व का पार्ट बन जाएगा। और अगर गोल्ड रिजर्व का पार्ट बनता है तो इससे सरकार के रिजर्व की क्रेडिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो वो तो इसमें काम आ जाएगा। आपको फ्यूचर में जब चाहिए हो तो यानी कि जितना आपका गोल्ड था, जैसे वो जो आपका था सेट, वो कितने तोले का था? 20 तोले बता रहे हैं कह रहे 50 तोला, ठीक है। अच्छा 50 तोला था, 50 तोला था। तो आपको 50 तोले के हिसाब से जो रेट चल रहा होगा उतने कैरेट गोल्ड का या तो आप वो ले लें इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट, या फिर आप वो बिस्किट में वो ले लें जी, या फिर आप उसमें वो ले लें। अब देखिए, सुन लीजिए पहले पूरा। अब देखिए इसमें फेलियर का क्या कारण रहा। सरकार ने अब जैसे अलाउ कर दिया आपको, चलो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अपना गोल्ड लाओ और रख दो इसमें, लेकिन देने कहाँ जाओगे? निर्मला सीतारमण जी के घर जाओगे? इसके लिए सरकार ने कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स करे, यानी कि कई सारे गवर्नमेंट बैंक्स को एलोकेट किया कि आपकी जिम्मेदारी है। तो लिस्ट जारी कर दी कि इन सब जगह आप पूरे देश में खुले हुए हैं, आप जाओ वहां पर जमा कर दो। सबसे बड़ी दिक्कत इस स्कीम के फेलियर की ये आई कि गोल्ड बैंक तब एक्सेप्ट करता है जब उसका सर्टिफिकेशन, क्योंकि जो बैंक का वहां पर मैनेजर बैठा है वो ज्वेलर नहीं है कि वो पहचान करेगा, टेस्ट करेगा। वो तो अपना बैंक का काम करने बैठा है, उसको ज्वेलरी में और लगा दिया सरकार ने। तो इस वजह से सरकार ने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ज्वेलरी वाला काम नहीं है। इसके हिसाब से अगर यहाँ पर सर्टिफिकेशन इसके साथ आया है और सर्टिफिकेशन के कई सारे पैरामीटर्स दिए, उसको आपको चेक करना है। अगर वो पैरामीटर्स हैं सर्टिफिकेट में और वो पैरामीटर्स ज्वेलरी में भी है, देन यू कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। लेकिन बताना चाहूंगा कि इंडिया में टोटल ज्वेलरी जो लोग खरीदते हैं उसका बहुत कम पार्ट ऐसा है जो लोग हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदते हैं, हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं खरीदते। बहुत लोग खरीदते हैं, मेजर बिना हॉलमार्क के खरीद रहे हैं जी। पहली बात तो पुरानी ज्वेलरी, और दूसरी बात आसपास के जो सुनार हैं, जो गली मोहल्ले वाले हैं, वो कोई हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं दे रहे। वो चल रहा है मामला विश्वास पर, क्योंकि आज भी कई सारी जो फैमिलीज होती हैं उनके ज्वेलर्स होते हैं, उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि उन पर क्या बना होता है, विश्वास बना होता है। वहीं जी हाँ, असली सोने। अब बात सुनिए जरा। अब हमारे यहाँ चैलेंज ये आया सरकार के सामने कि हॉलमार्क वाली सर्टिफाइड ज्वेलरी लोग कम यूज करते हैं। अब कई सारे लोग जो अपनी ज्वेलरी को देना भी चाह रहे थे लेकिन उनकी हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं थी, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो पहली बात तो लोग हॉलमार्क वाली ज्वेलरी क्यों नहीं खरीदते? मैं आपको बता दूं, हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरी का पर ग्राम बनाई का जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन सर रिटर्न में तो मिलेगा भी उतना। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये फैमिली वाला टर्म चल रहा है ना इस पे, तो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं ले रहे। जैसे आप अगर नॉर्मल ज्वेलरी ले रहे हो आसपास से अपने विश्वास वाले ज्वेलर से, तो वो कहेगा कि बनाई का मैं पर ग्राम 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये मैं लूंगा पर ग्राम। लेकिन अगर आप हॉलमार्क वाली लोगे, पीसी ज्वेलर या और भी कई सारे हैं, वो ज्वेलरी पे भी डिपेंड करता है, ज्वेलरी की बनावट वगैरह। इन एन एवरेज अगर रिंग, चेन वगैरह ये सब आप लेते हैं तो भी आपको जो है 600-700 के आसपास देना पड़ता है। तो पर ग्राम है, पर ग्राम। और भाई साहब एक तोले में 10 ग्राम होता है, तो कहने का मतलब 5-6 हज़ार रुपये तो वैसे ही सीधे महंगे हो गए, और ये सेट लेने की बात चल रही है इनकी, तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इस वजह से लोग किसका ले रहे हैं, बिना हॉलमार्क के। अब सरकार ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? सरकार ने इसका सर्टिफिकेशन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स अलग अलग जगह उनको एक्सपेंड करा। ये अभी न्यूज़ थी जो मैं परसों तरसों की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, ये थी कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को रिवैम्प कर रही है, और अब आपको केवल बैंक में ही नहीं, डायरेक्ट जो सर्टिफिकेशन, प्योरिटी एंड जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इन पर डायरेक्ट जाकर भी आप जमा कर सकते हो। पहले लोग इन पर जा रहे थे, सर्टिफिकेट बनवा रहे थे और फिर बैंक में जा रहे थे। दैट वाज अ कम्बरसम प्रोसेस, और आदमी कम्बरसम प्रोसेस से बचता है, कॉम्प्लेक्सिटी से बचता है। तो अब सरकार ने कहा कोई टेंशन ही नहीं है, अगर आप सीधा वहां पर जा रहे हो, वहां पर सर्टिफाई कराओ और वहीं पर दे दो, वहीं से आप एनरोल हो जाओगे इस स्कीम में। तो आपको नहीं लगता कि इससे एनरोलमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बात पकड़ मारी। दिस वाज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं सर, गोल्ड मार्केट में भी देने से फायदा भी जब इसको हम वापस बेचते हैं तब वो अच्छे दामों में बिकती है, मार्केटिंग कम होती है उसमें। हाँ, लेकिन बात ये ना, कई सारे लोग हॉलमार्क वाली जो नॉर्मल ज्वेलरी है वो अपनी ज्वेलर को बेचते हैं और उसी से चेंज कराते हैं।
हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का आपको दाम मिलता है, वो तब मिलता है जब आप किसी अदर ज्वेलर्स और ज्वेलर्स पे बेचते हैं। अपने वाले पे तो वही हिसाब चलता है। पैन इंडिया में नहीं बेचना है, इसमें हॉलमार्क नहीं है। देखिए ये रही RBI 80-20 स्कीम, सोन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन। क्वेश्चन देखिए जरा ऊपर वाला, पहला क्वेश्चन, ये 2016 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। बी, सी। 1 and 3. सी वाले कितने लोग हैं? बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज सी। आप देखिए सी क्यों है, डी भी तो हो सकता है सर कि बाकी लोग आते हैं गोल्ड स्कीम सुन तो लीजिए क्यों है। अगर कह रहा हूं मैं सी है तो कारण होगा उसका। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, टू ब्रिंग आइडल गोल्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो आपके पास सोना पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसी को तो हम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा इससे जो इनएक्टिव गोल्ड था उसको हम एक्टिव गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक्टिव गोल्ड इकोनॉमी को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, टू प्रमोट FDI, मैं बताना चाहूंगा FDI के लिए नहीं किया गया क्योंकि सोन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में केवल इंडियंस एनरोल हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप इसमें स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो गोल्ड इंपोर्ट कम होगा कि नहीं होगा? गोल्ड इंपोर्ट कम होगा। क्लियर है बात? इसको खेलिए। बी सर, ए सर। द प्राइस ऑफ पेट्रोल दिया था क्या? अच्छा कल करा दिया था, ठीक है। इसको करिए जरा। Which one of the following statements appropriately describes fiscal stimulus? It is a massive investment by the government in manufacturing sector to ensure supply of goods to meet the demand surge and cause the rapid economic growth. It is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. It is government's intensive action on financial institutions to ensure disbursement of loans to agriculture and allied sectors to promote greater food production and contain food inflation. It is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion. हाँ जी बताइए, कितने लोग कहते हैं बी इज करेक्ट? देखिए 2011 प्री में आया और मैं इसको बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मानता हूँ। कारण इस वजह से, जो पढ़ा हुआ बच्चा है ना वो गलत करके आया है। कारण देखिए, जैसे गोली जो होती है वो कभी छू के निकल जाती है, इसमें कई ऑप्शन इतने करीब करीब है कि छू के निकलेंगे। ठीक है, समझा रखा आपको फिस्कल स्टिमुलस। कितने लोग कहते हैं ए? कोई नहीं। बताना चाहूंगा आंसर इसे। आप सुनिए क्यों, आप क्यों यहाँ पर यूपीएससी कैसे खेली। ज्यादातर बच्चे बी पर गए होंगे, बी बताया था ना। सुनिए बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों को लगा इट इज एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। बारीकी देखिए जरा इसकी, मैंने आपको बता रखा है, धर्म सुन लो, चला जाएगा सब ऊपर से। फिस्कल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है अलग से जो पैकेज दिया जाता है। मैंने बता रखा है जब फिस्कल शब्द का इस्तेमाल होगा तो फिस्कल का मतलब होता है या तो सरकार टैक्स से खेल रही है या एक्सपेंडिचर से खेल रही है। देयर आर टू पिलर्स। पहले वाले स्टेटमेंट में देखिए मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसको आप सर्कल कीजिए। अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट की बात आ रही है तो यानी कि सरकार के बजट से एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? एक्स्ट्रा होगा। तो बजट से एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? और स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? बजट से एक्स्ट्रा सपोर्ट आप किसको दे रहे हो? इकोनॉमी को दे रहे हो। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है ही। वैसे तो इनमें से एक सही है, मैं बताना चाहूंगा दूसरे आपके गलत क्यों होंगे। इट इज एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। ले गया, बूस्ट तो कर ही रखा है और फिस्कल स्टिमुलस से बूस्ट तो होता ही है। बूस्ट द पावर ऑफ आवर एनर्जी। मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल गलत है। कारण मुझे बता दो यहां पर कहीं भी टैक्स में बदलाव, एक्सपेंडिचर में बदलाव, इसको स्पेसिफाई किया नहीं। इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन के भाव में चले गए आप।
अफर्मेटिव एक्शन का मतलब था पॉजिटिव इंपैक्ट। इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन तो ये भी हो सकता है सरकार कहे हम तो कुछ नहीं कर रहे, आरबीआई से कहे जरा संभालो इनको। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, अगर सरकार ने डायरेक्शन दी मॉनेटरी पॉलिसी से भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर इंपैक्ट डाल सकती है। जैसे आरबीआई सरकार के कहने पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद फरोख्त करती है कि नहीं करती है? और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाई बैक करनी स्टार्ट कर दी, मुझे दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वापस लिया, इनसे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ली, तो मार्केट में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। मार्केट में पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा कि नहीं लाएगा? बूस्ट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन फिस्कल स्टिमुलस नहीं कहेंगे इसको, कारण ये अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट पे खेल रहा है सरकार। बात पकड़ में आ रही है? यहाँ गलती है। सर इसका जो फर्स्ट है उसका सेकंड लाइन आप देखिए। हाँ देख लिए सेकंड लाइन, सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, तो जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे जो डिमांड सर्ज हो रही है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार कर रही है। थर्ड क्या, इट इज अ गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स टू प्रमोट फूड प्रोडक्शन। देखिए बात ये है कि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल नाबार्ड है, आरआरबी है, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम बोटलनेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे नाबार्ड है, आरआरबी है, अब वो उन्हें सप्लाई करनी चाहिए थी ग्राउंड पर, लेकिन वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, आरबीआई की मदद से नाबार्ड और आरआरबी पर पॉलिसी रिलैक्सेशंस करती है, जिससे कि वो सप्लाई को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इट इज एन एक्सटेंट, यहाँ पर वर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे सरकार ने कोई एक्शन लिया, जैसे जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार कार्ड और मोबाइल, तो जनधन आधार कार्ड मोबाइल से फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या जरूरी हम फिस्कल स्टिमुलस कहेंगे? नहीं, जरूरी है फिस्कल स्टिमुलस कहेंगे। बात पकड़ में? अरे क्योंकि यहाँ पर हमने कहा इंटेंसिव एक्शन टू एंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स, एंश्योर है। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर यूपीएससी को इससे भी और अच्छे तरीके से खेलना होता ना इसको, तो अब अगर यूपीएससी क्वेश्चन देगी तो यूपीएससी ये ना करके क्या करती, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एंश्योर डिसबर्समेंट यानी कि पहले से जो पैसा दे रखा उसको बस डिसबर्स करा दो। मैंने क्या कहा, वो दे नहीं रहे हैं, नया पैसा नहीं दे रही। लेकिन अगर सरकार यहाँ पर वर्ड यूज कर देती इस वाले सेंटेंस में, रिकैपिटलाइजेशन, तो क्या होता? फिर तो ये सही हो जाता। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है कि हम उन्हें पैसा और पैसा दे रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? सर सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो ये यूपीएससी का जो आंसर शीट था, मैंने इसको देखा था कल नाइट में। चलिए एक बार मुझे आप दिखा दीजिएगा, मैं बता दूँ, क्लास के बाद दिखा दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कहाँ गड़बड़ी है। अब देखिए यूनिटरी ट्रांसफर की बात करते हैं। The account includes gifts, grants, remittances received from foreign countries and paid to the foreign countries. United, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। प्राइवेट ट्रांसफर क्या होता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ यूनिटेड ट्रांसफर में क्या क्या आता है। यूनिटेड ट्रांसफर में प्राइवेट ट्रांसफर भी आ सकता है, दे आर मनी फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम और पेड टू अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री टू द सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। एग्जांपल, इंडिया का कोई केरलाइट है, उसने क्या करा, अपने घर पैसा भेजा है। गवर्नमेंट ट्रांसफर की बात करें तो जैसे हम अफ्रीका में कुछ देशों को 60 करोड़ रुपए हमने दान दिए, तो क्या वो पैसा हम वापस लेने चाह रहे हैं? वापस लेने चाह रहे हैं, वो पैसा हमने दे दिया। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एड टू पाकिस्तान इज अ गवर्नमेंट ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रिसिप्ट क्रेडिट आइटम ऑफ पाकिस्तान बीओपी। जैसे यूएसए ने अगर पाकिस्तान को पैसा दिया ग्रांट में, तो ऐसे में वो पाकिस्तान के बीओपी में फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये लोन होता तो यहां से पैसा क्या हो जाता? वापस हो जाता। और यूनिटेड ट्रांसफर क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। यूनिटेड ट्रांसफर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एवज में ना तो कोई गुड्स ना कोई सर्विसेज वापस नहीं ली जाती। अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, एफडीआई, एफपीआई, लोन और बैंकिंग, इससे क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए इसका मतलब ये है कि सरकार डेब्ट और लोन पर चल रही है। अगर आप लोन पर चल रहे हो तो लोन से अपने जो खर्चे हैं वो तो आप बेहतर कर लोगे, उधार चल रहा है अपने खर्चे बेहतर कर लोगे, लेकिन क्या उससे लॉन्ग टर्म सस्टेन हो जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं, उससे जो तो नशे वाली बात होगी, अभी आपको लग रहा है लेकिन अंत में आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा, अगर मैं एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस करने को आपको बोलूं तो क्या डिफरेंस है? अच्छा, और कुछ?
सर एफडीआई में कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है और एफपीआई में बाहर के जो इन्वेस्टर होता है वो शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी से। अच्छा, और कुछ? रजिस्टर होना पड़ता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है किसी अदर कंट्री के द्वारा वहां से भी इंडियन मतलब अपनी टेरिटरी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी। ठीक है। और लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होता है। परचेज करते हैं। देखिए एफडीआई और एफपीआई की जो परिभाषा है उसमें एफडीआई में इन जनरल ये कहा जाता है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है उससे फिक्स एसेट खरीदे जा रहे हैं, या फिर जो टोटल कंपनी की होल्डिंग है जो विदेशी कंपनी यहाँ की कंपनी में कर रही है वो 10% से ज़्यादा होल्डिंग कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। अगर एफपीआई की बात करें तो एफपीआई जो होता है वो भी दो तरीके से होता है, या तो खुद इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ खरीदते हैं तो उनको हम एफआईआई कह देते हैं, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल हमारे देश में कोई शेयर होल्डिंग खरीदता है तो उसको हम एफक्यूआई कह देते हैं। इसमें लिखा होगा नहीं तो आगे आएगा आपके यहाँ, एफक्यूआई आगे आएगा। ऑटोमेटिक नोट और अप्रूवल रूट में आते हैं ये किसमें? ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई वाले में। एफडीआई के तरीके हैं ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। एफपीआई में ऑटोमेटिक और अप्रूवल नहीं होता। बस ये बेसिक है। ठीक है, अब देखिए आसान भाषा में आप ऐसे समझिए। पहली बात तो बाहर से पैसा आना है, तो अगर जैसे BMW का एग्जांपल दिया तो BMW ने यहाँ पर कोई शेयर्स, BMW ने अगर मान लीजिए केवल भारत की किसी कंपनी के 5% शेयर खरीदती, फॉर एग्जांपल आप फर्ज कीजिए कि BMW इंडिया की कंपनी है, कोई इंडिया की कंपनी की बात करें जैसे हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गई, एम्बेसडर बनाती थी, कई लोगों का तो सपना था कि एम्बेसडर आएगी, एम्बेसडर ही खत्म हो गई। तो अब बात है उस एम्बेसडर के मान लीजिए 5% शेयर BMW खरीद लेती, तो मुझे बताइए क्या इसको हम एफडीआई कहते? एफडीआई तब कहते अगर 10% से ज्यादा होल्डिंग कौन खरीदती? BMW खरीदती। अब बात ये, अब जैसे 10% से ज्यादा खरीदती है तो एफडीआई लाने के भी दो तरीके होते हैं हमारे देश में, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। आएगा आगे, मैंने इसमें एक इशू भी डाल रखा है, एफआईपीपी वाला सुन दिया है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है जो कंपनी भारत में एफडीआई लाना चाहती है उसको संबंधित मिनिस्ट्री से परमिशन की जरूरत नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है कि इस एफडीआई में उसको पैसा लाने की जरूरत, जब पैसा ला रही हो तो उस समय मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचोगे कि मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी रहे तो इसका मतलब है कोई भी हमारे देश में कितना ही पैसा लगाकर कुछ भी काम कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट में भी जो सरकार ने लिमिटेशंस दे रखी हैं उन्हीं लिमिटेशंस के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल करा इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई मान लीजिए कहा कि 49% है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आना चाहती है और काम करना चाहती है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो मैक्सिमम 49% तक मालिकाना हक रख सकती है। 51% मालिकाना हक किसके पास रहेगा? इंडियन कंपनी के पास रहेगा। अब इसमें अगर वो जोड़ दे ऑटोमेटिक रूट तो उसका मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए उनको मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 49% होल्डिंग रखें। तो क्या किसी को भी नहीं बताना? बताना है। बताना क्या है? Within 30 days of investment, the particular company has to inform this particular investment to RBI. यानी कि टोटल जितना इन्वेस्टमेंट आया है, that particular company has to inform RBI about this investment कि हम इतना पैसा लाए, यहाँ हमने खर्च किया है और देखिए आपकी जो एफडीआई रूल्स हैं उसके हिसाब से किया है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे अभी करंट में चर्चा में था सिंगल ब्रांड या 100% सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई 100% कर दिया, यानी कि सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई कर दिया और उसको बोल दिया हमने से ऑटोमेटिक रूट। तो इसका क्या मतलब होगा? सर कोई भी कंपनी जैसे एडिडास, नाइकी, सिंगल ब्रांड। पहली बात तो शब्द पकड़िए किस सेक्टर से है, सिंगल ब्रांड रिटेल। सिंगल ब्रांड रिटेल का मतलब ये होता है कि एक ब्रांड, वही जो ब्रांड है उसके ही सामान डायरेक्ट कस्टमर को बिकेंगे, मतलब बेचे जाएंगे, यानी कि वो ब्रांड डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगी, यानी कि होलसेलर वगैरह नहीं, डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगी। फॉर एग्जांपल एडिडास है, प्यूमा है, नाइकी है, विदेशी कंपनी है। तो अगर आपसे हडसन लेन पे एडिडास के शोरूम में जाओगे
तो आपको क्या वहां पर शिव नरेश के ट्रैक सूट मिल जाएंगे कंपनी? मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां किसके मिलेंगे? केवल एडिडास के मिलेंगे। तो सिंगल ब्रांड है कि नहीं है? रिटेल यानी डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है कि नहीं बेच रही? एफडीआई विदेशी कंपनी है कि नहीं है? अब 100% का मतलब ये होता है कि एडिडास को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए किसी विदेशी कंपनी को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, पूरा मालिकाना हक अपने पास रख सकती है। बात पकड़ मारी है? हाँ, आउटलेट, जो इसके आउटलेट होते हैं उस पर 100% मालिकाना हक रख सकती है। अब इसमें ऑटोमेटिक बोला तो यानी कि परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की परमिशन ले रही है, बस जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। रूल्स फॉलो करेगी तो रूल्स नहीं फॉलो करेगी तो मिनिस्ट्री इंटरवीन कर सकती है, लेकिन आने पर कोई मनाही नहीं है। बस 30 दिन के अंदर आरबीआई को क्या कर दे, इन्फॉर्म कर दे कि इस बार हम 500 नए स्टोर खोल रहे हैं, उसके लिए हम इतना पैसा लेकर आ रहे हैं और स्टोर्स यहाँ है, बस रूल को फॉलो करें। सर अमेजन खोल सकता है अपने से, जैसे अमेजन अपने प्रोडक्ट्स नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। बट सर वो अपने प्रोडक्ट ई कॉमर्स में 100% करने की मांग चलती है, लेकिन सरकार इसलिए नहीं कर रही, अगर ई कॉमर्स में 100% कर दिया तो हमारे जो व्यापारी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो आप अमेजन इंडिया से खरीदते हो, लेकिन फिर किससे खरीदोगे? amazon.com से खरीदोगे, जो कि यूएस वाली है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट हमारे देश में इंपोर्ट होंगे, और कई बार ये प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, हमारे amazon.in जो हमारी जो इंडिया वाली वेबसाइट है उससे क्या हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं। तो पहले से ही आपको पता होगा ई कॉमर्स की वजह से हमारा जो रिटेल सेक्टर है वो बड़ा डाउन है। मेरा डाउट ये था, अगर रिटेल स्टोर अपना अमेजन खोलने से अपने प्रोडक्ट्स बनाता है वो सोलिमो करके सर, हाँ, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, सिंगल ब्रांड अगर करना चाहता तो कर सकता है, लेकिन अमेजन क्या करता है, कई सारे अगर ब्रांड को बेचना चाहे तो नहीं कर सकता। जैसे अमेजन की बैकडोर से जो इन्वेस्टमेंट है वो कई जगह पर है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली बात तो आपको पता होगा ई कॉमर्स पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वही सामान नहीं बेचती, थर्ड पार्टीज का सामान अमेजन बेचती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, ये तो फ्लिपकार्ट पर आपकी दुकान है तो आप ही फ्लिपकार्ट पर अमेजन पर अपना अकाउंट बनाते हैं और आप ही सामान बेचना स्टार्ट करते हैं, फोटो वगैरह अपलोड करते हैं। लेकिन अमेजन एक नया खेल खेल रही है, अगर आप सामान कुछ खरीदेंगे तो आपको उसमें एक रिटेलर मिलेगा, क्लाउड टेल, उसका बहुत सामान बिकता है अमेजन बिग बिलियन सेल में, क्लाउड टेल। तो एक रिटेलर है और वो रिटेलर इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन एक्चुअल में वो जो रिटेलर है उसको बैकडोर फंडिंग जो है वो अमेजन की है। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है अमेजन, इतने डीप पॉकेट्स हैं उसके, अगर वो आपको बहुत ही सस्ते में देने लग जाए तो इससे क्या हमारे, चाहे ऑनलाइन वाले ही हमारे, क्या वो कम्पीट कर सकते हैं? नहीं। और इसी वजह से आपको बिग बिलियन डे सेल वगैरह में इतना सस्ता सामान मिल जाता है। तो हमारा जो रिटेल मार्केट है इससे अलीबाबा को क्यों बैन कर दिया था इंडिया में? कारण अलीबाबा ने इन्वेस्टमेंट तो करा, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्योंकि एफडीआई रूल के अंतर्गत आप फॉरेन, जो हमारी कोई फॉरेन कंपनी होती है वो होली सब्सिडारी होल्डिंग कंपनी अपनी नहीं लगा सकती, वो बैकडोर से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे पेटीएम है, तो आपको पता होगा पेटीएम का भी ई कॉमर्स स्टोर होता है, इसका नाम है पेटीएम मॉल। तो ऐसे में अगर आप पेटीएम मॉल से सामान खरीद रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये केवल इसकी कमाई किसको जा रही है, इंडियन कंपनी को जा रही है, तो धोखे में आप, इसकी कमाई जो है वो अलीबाबा को भी जाती है, क्योंकि पेटीएम में बैकडोर से कुछ पैसा किसने लगा रखा है, अलीबाबा ने। फुल्ली वो अपना क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि ई कॉमर्स रूल्स अभी अलाउ नहीं करते, फ्यूचर में देखते हैं। सर फाइनेंस में भी 100% कर रखा है गवर्नमेंट। किसमें? फाइनेंस में भी 100% एफडीआई है। फाइनेंस इन द सेंस, सर एक कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस उसमें 100% है। देखिए, फाइनेंस एक बड़ा एलेबोरेट टर्म है। आप अगर पूछते फाइनेंस के किस पार्ट में, फाइनेंस में तो स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, फाइनेंस में तो एनबीएफसी भी होती हैं, फाइनेंस में तो आपके म्यूचुअल फंड कंपनी भी होती हैं, फाइनेंस में आपके बैंक्स भी होते हैं। तो हर सेक्टर के लिए एफडीआई का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। ऐसे तो हमारे देश में इतने सारे सेक्टर्स हैं, आपको हर सेक्टर रटने की जरूरत नहीं है, केवल जो सेक्टर बहुत चर्चा में है उस सेक्टर के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बात पकड़ पा रही है? अच्छा देखिए, यहाँ पर फिर हम लोन्स की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि बैंकिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। और लोन मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है, वो क्या जाना है, वापस जाना है, तो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा ये सब। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुन लीजिए।
जब वर्ड यूज करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हेड होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि दोनों किस में आएंगे, इसी में आएंगे। लेकिन जब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड यूज करूंगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल करंट अकाउंट के अंदर जो गुड्स वाला सेगमेंट है और सर्विस वाला सेगमेंट है वो आएगा। मैं आपको बता दूं सर्विस वाले सेगमेंट को अलग से BOI भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ, लिख लीजिए, ऐसा करिए अलग से डेफिनेशन। ये चीज इसमें नहीं लिखी होगी, अलग से थोड़ा सिंपल भाषा में लिखवा देता हूँ, ये भी बड़ी सिंपल है वैसे। लिखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड comprises of balance of trade comprises of both goods account and services account. These two accounts are mentioned in current account. Full stop. इसके नेक्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे whereas balance of payment comprises of current account as a whole and capital account as a whole. Next time लिख लेंगे if we only consider current account and in it service account, then import export of services comes under BOI, balance of invisibles. इनविजिबल्स, क्योंकि सर्विसेज को आप देख नहीं सकते ना, तो इस वजह से किस में आता है, BOI, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में आता है। यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों को मिला लें तो क्या आता है, ट्रेड आता है। और इसी वजह से जब मैंने आपसे पूछा था यूएसए के कंपैरिजन में हम सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, तो आंसर क्या है, सरप्लस। कारण क्योंकि हम सर्विसेज इतनी ज्यादा देते हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी यही शिकायत थी इंडिया से कि आपके एक्सटर्नल सेक्टर को आप रिकैलिब्रेट करिए यूएस के फेवर में, क्योंकि आप यूएस की इतने बड़े स्तर पर मार्केट को एक्सेस करते हैं और मेनली आप सर्विसेज में हमें इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर में और कॉल सेंटर में इन सब में लेते हैं, हमसे पैसा लेते हैं। तो गुड सेक्टर में आप हमें एक्सेस करिए। क्या हमने एक्सेस नहीं किया हुआ, किया तो हुआ है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। जैसे एक किस्सा आपको बताता हूँ, उससे शायद दिमाग में बैठ जाएगा आपको। एक बाइक है हार्ले डेविडसन, नाम सुना होगा। स्टार्टिंग कितने से होती है, 18 लाख। मैं बताना चाहूँगा उसका सबसे सस्ता मॉडल हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 7 लाख का है, 7.25 लाख के आसपास का है। ठीक है, जो आप बता रहे हो 18 लाख, वो है बॉब, फैट बॉब नाम है उसका। ऑन रोड बता रहा हूँ, 7.25 के आसपास पड़ रही है। अब बात ये 7.25 के आसपास जो पड़ रही है, अभी किस्सा क्या हुआ, कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप एक स्पीच दे रहे थे और उसमें उन्होंने मोदी जी को कोट करा। उन्होंने कहा कि मोदी कॉल्ड मी अप एंड यू नो मोदी इज अ ब्यूटीफुल मैन
तो पहली बात तो मोदी को ब्यूटीफुल कह रहे हैं, ब्यूटीफुल वर्ड इज यूज्ड फॉर फेमिनाइन ना, तो एक तो ये मजाक उड़ा दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि द मोदी गाय कॉल्ड एंड ही सेड कि वी हैव रिड्यूस्ड import duty on two-wheelers being imported from USA from 100% to 75%. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने मोदी से कहा कि 100% 75%। उसने कहा इट्स नॉट अ बिग डील, ये क्या बड़ी बात हुई। उसने कहा when some two-wheelers are imported into USA from India, you know what is the import duty? तो पूछा क्या, उसने कहा 10%। 10%? तो फिर मोदी से पूछा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि हम आपके टू व्हीलर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं 10%, यानी कि आपके टू व्हीलर्स अगर हमारे यहाँ बिकेंगे तो क्या होंगे, कंपेटिटिवली सस्ते होंगे, तो ज़्यादा बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, और ज़्यादा बिकेंगे सेल होगी ज़्यादा और आपको कमाई ज़्यादा होगी। लेकिन आप लगा रहे हो कितना, 100%, और उस पर आप 75 करके कह रहे हो बहुत बड़ा काम कर रहे, कुछ नहीं किया, क्योंकि इस वजह से हमारे जो गुड्स हैं वो आपके क्या बहुत ज़्यादा महंगे, और महंगे हैं तो कम बिकेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि लेट मी टॉक टू माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, तो ये उन्होंने कह दिया। तो एक्चुअल में हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? अपने मार्केट को बचाने के लिए, अपने मार्केट को बचाने के लिए। कारण अगर हमने उससे मान लीजिए इंपोर्ट ड्यूटी 10% कर दी हार्ले डेविडसन पर, 100% 7.25 के आसपास, तो हार्ले डेविडसन मान लीजिए 3.5 के आसपास की पड़ गई। तो मुझे बताइए जो आपकी जो रॉयल एनफील्ड है वो 1.75 के आसपास, थंडरबर्ड वगैरह, तो कई सारे, और कई जो उसका 500 सीसी वाला मॉडल है 2 लाख के आसपास, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे वो रॉयल एनफील्ड नहीं लेंगे, हार्ले डेविडसन लेंगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ की जो बाइक्स हैं वो कम बिकेंगी और ज़्यादा बाइक्स उसी बिकेंगी, उनकी बिकेंगी। अब देखिए मोदी ने उस टाइम रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक रिप्लाई ये बनता था कि हार्ले डेविडसन पर 75% ड्यूटी है, अब हमने 100% से 75% कर दी। तब भी अगर नंबर ऑफ हार्ले डेविडसन की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, टू व्हीलर सेक्शन में उनकी बाइक्स ज़्यादा बिक रही हैं, टोटल अमाउंट उनके पास ज़्यादा जा रहा है क्योंकि महंगी भी हैं और ज़्यादा बिक रही हैं। हमारे टू व्हीलर को वहाँ कौन खरीद रहा है? कौन सी बजाज पल्सर चल रही है वहाँ पे? तो कहने का हाँ, तो हमारी कंपनीज का वहाँ की टू व्हीलर मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं है, तो भले ही उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 10% कर रखी है, लेकिन 10% से हमें क्या लाभ हो रहा है? हमें नहीं लाभ हो रहा है उससे। अगर हाँ हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता देन दैट कैन बी अ वैलिड पॉइंट, लेकिन वैलिड पॉइंट नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, तो देखिए जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ये क्या है, थोड़ा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों आ जाते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, नैरोअर कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या आता है, केवल करंट अकाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज वाला पार्ट आता है। इट इंक्लूड्स द सम ऑफ बोथ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बता दिया, और इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसका डिफरेंस आता है। इट इंक्लूड्स आइटम्स ऑफ गुड्स अकाउंट, सर्विस अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट, इसमें सब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और यहाँ पर तो क्या आता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट में भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। मैंने आपको बताया था अगर एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, इंपोर्ट्स इक्वल अगर कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा का कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो तो सरप्लस हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि अगर हमारे यहाँ पर ओवरऑल बीओपी सरप्लस चल रहा है, सरप्लस समझते हैं, यानी कि टोटल फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा आया, तो क्या वो जरूरी है कि अच्छा ही साइन होगा? द अबव इज नॉट ऑलवेज ट्रू and we have to dig deeper into the stand, यानी कि overall BOP deficit is caused by current account deficit, यानी कि excess of imports over exports। अब मुझे सीधा सा एग्जांपल ऐसा लीजिए, जैसे आपको बजट वाला चैप्टर याद है, बजट वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था भाई टोटल रिसिप्ट इस साइड है, टोटल एक्सपेंडिचर इस साइड है। मैंने आयुष का एग्जांपल लिया था और कहा था बजट में डेफिसिट हो रहा है, तो बजट में डेफिसिट अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा। मैंने कहा था अगर लिमिट में हो तो अच्छा होगा, अगर बैलेंस हो गया तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर जितना आ रहा है उतना ही खर्च कर रहे हो तो क्या इकोनॉमी एक्सपेंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है तो आपको कैपिटल अकाउंट पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। सेम विद बीओपी,
अगर बीओपी सरप्लस में हो गया तो इसका तो ये मतलब है कि आपके पास जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आना चाहिए था वो भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपकी जो खुद की जो कंपनीज हैं वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं हो रही कि वो बाहर इन्वेस्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर बात करूं तो आपको इंडिया की कंपनीज का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखता है या बाहर की कंपनीज का इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखता है? बाहर की कंपनीज का इंडिया में। कैपिटल अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू वे होता है, यानी कि यहाँ से बाहर भी जाता है और बाहर से यहाँ भी आता है। तो अगर इंडिया के कैपिटल अकाउंट में फॉरेन कंपनीज ने बाहर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा। स्टार्टिंग में तो कम होगा, बाद में जाके कमाई होगी। तो स्टार्टिंग में अगर बीओपी में डेफिसिट भी आ रहा है, और डेफिसिट इस वजह से आ रहा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमारी कंपनियां बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आपको ही लग रहा है कि वो बीओपी क्या होगा हमारे लिए? अच्छा होगा। लेकिन फिर बीओपी अगर उस टाइम पर अच्छा होगा तो अभी बीओपी कैसा है? देखिए अभी बीओपी डेफिसिट है, लेकिन वो डेफिसिट का कारण क्या है? क्योंकि हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं वो तो क्या है? नेगेटिव चीज़ है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर ऑटोनोमस होना चाहिए, यानी कि हम अपनी स्वायत्त होने चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा करें। अगर डेफिसिट हो रहा है इस वजह से कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, देन दैट इज गुड। लेकिन अगर केवल इंपोर्ट कर रहे हो, उसका यूज ही कर रहे हो इकोनॉमी, कंज्यूम ही कर रहे हो इकोनॉमी, तो क्या वो लॉन्ग टर्म में अच्छा है? नहीं, उससे तो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अफ्रीका में भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए सही है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। A positive trade balance surplus is always better and good for a country। लेकिन अगर हम उसकी बीओटी की बात करें तो बीओटी में तो हम किसकी बात करते हैं? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। तो अगर टोटल एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट से तो वो तो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन बीओपी में ऐसा नहीं होता। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन खेलते हैं। Which of the following statements are true? पहला स्टेटमेंट, if Indian economy got a huge chunk of foreign direct investment, then it is a sign of long term BOP surplus। थोड़ा सा घुमाया मैंने, साइन ऑफ लॉन्ग टर्म बीओपी सरप्लस। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, in past financial year India's BOT got a dip या got a negative dip। नेगेटिव डिप या डिप वही बात होगी वैसे तो। डिप ड्यू टू bad performance of Western developed economies। तीसरा, एक और बनाता है। AI enabled ecosystem, AI enabled ecosystem push in India's IT sector can have positive impact on BOI। खेलिए।
कैसा लग रहा है क्वेश्चन? Sir, only one is correct. ओनली वन इज करेक्ट, Only two. ओनली टू, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड, वन, वन और थर्ड, ओनली वन, ओनली वन, ओनली दिखाई दे रहा, ऑल, ऑल पर दाव लगाएंगे आप? अच्छा चलिए, देखिए पहला है, हाँ पहला है इंडियन इकोनॉमी गॉट अ ह्यूज चंक ऑफ एफडीआई, देन इट इज अ साइन ऑफ लॉन्ग टर्म बीओपी सरप्लस। देखिए बात ये है, बीओपी सरप्लस का मतलब ये होता है कि भाई टोटल आपके पास बीओपी में ज़्यादा पैसा आ रहा है, मतलब टोटल पैसा ज़्यादा आ रहा है और जा कम रहा है। एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए मज़ा ही आ गया, इतना पैसा आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म बीओपी सरप्लस रहे ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो फिर प्रॉफिट वापस भी तो निकालेगा, और प्रॉफिट वापस निकालेगा तो उससे आप, मुझे पता है आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो। नहीं सर, यहाँ पे ये मेंशन भी नहीं है कि ये अप्रूवल रूट से आ रहा है या ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है, इसलिए गलत हो जा रहा है। अच्छा देखिए, अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट तो तरीके होते हैं एफडीआई के आने के। क्योंकि वो स्टेबल करता है ना कि पैसा आपके यहाँ मतलब कि स्टेबल रहेगा, ये है कि आया और गया। अच्छा। तो इस तरह से मैं सोच रहा था, लेकिन फिर भी वो गलत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, आया और गया की जो बात होती है वो एफआईआई में होती है। मैं 10% से नीचे। हाँ 10% से नीचे होती है। एफडीआई में पैसा ऑटोमेटिक रूट में आए या अप्रूवल रूट में आए, इससे ये गलतफहमी मत रखिएगा कि ऑटोमेटिक रूट वाला पैसा आना आसान है तो जाना भी आसान है। अभी तक क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो? नहीं सर, जो पैसा एफडीआई से आया है, चाहे वो ऑटोमेटिक रूट से आए चाहे अप्रूवल रूट से आए, वो आया है, आना आसान कर दिया ऑटोमेटिक रूट वाला, जाना आसान नहीं है। जाने के लिए आपको सीसीआई की परमिशन, एनसीएलटी की परमिशन, एमसीए की परमिशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सबकी परमिशन की एनओसी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ऑटोमेटिक वाला हो अप्रूवल वाला हो। इसी वजह से हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और पूर्व आईएएस ऑफिसर मिस्टर यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी चक्रव्यूह की तरह है। अभिमन्यु को ये तो पता था आना कैसे है, जगह जगह मेक इन इंडिया करके बुला तो लिया, लेकिन जाना आसान है। आ रही बात समझ? ये तो अच्छा साइन होगा ना सर, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अच्छा साइन है, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है कि सरप्लस अगर वो कमाई कर रहे हैं, हाँ बेचकर जाना मुश्किल है, लेकिन कमाई का जो हिस्सा वो बाहर भेजेंगे वो तो आसान है ना। जैसे BMW है, तो जो भी पेरेंट कंपनी होगी वो अपने इन्वेस्टमेंट पर जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है, वो तो हर साल लेगी, तो ज़रूरी है कि वो सरप्लस आपका बनाया ही रहेगा। ऐसा हो सकता है इस साल आपका बहुत ज़्यादा एफडीआई आ गया, अगले साल एफडीआई नहीं आया कई सालों तक, और इस दौरान जो पुराना एफडीआई आया था उस पर जो प्रॉफिट बना वो बाहर जाना स्टार्ट हो गया, तो टोटल जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म जो वर्ड है वो गलत है यहाँ पर। In past financial year, Indian BOT got a dip, ये negative, due to bad performance of Western developed economies. BOI बोला है, BOT बोला है, BOT। अब देखिए जैसे हमारा ट्रेड की बात करें, तो अब जैसे अगर ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन है, तो अब वो हमारे सामानों को ज़्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे। जब कम खरीदेंगे, टोटल हमारे यहाँ से जो सामान जाना है वो क्या जाएगा? कम जाएगा, और कम जाएगा तो एक्सपोर्ट कम होगा कि नहीं होगा, और एक्सपोर्ट कम होगा तो बीओटी डिप जाएगा कि नहीं जाएगा? बीओटी डिप जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही था। थर्ड वाला स्टेटमेंट, AI enabled ecosystem push in India's IT sector can have positive impact on BOI। यानी कि अगर AI enabled सिस्टम है तो ऐसे में अगर लाते हैं हम अपनी IT सेक्टर में तो BOI पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी बताइए, कितने लोग कहते हैं सही, कितने लोग कहते हैं गलत?
गलत वाले एक्सप्लेनेशन दे जरा, क्या लगता है सुयश, बताइए। सर गलत इसलिए क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री गवर्नमेंट काफी करी और एआई जो है वो हाँ तो जब एनवायरनमेंट खत्म करेगा तो हमारे पास और जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आ पाएगा। अच्छा, जो आपने दोबारा बोला है उसको दोबारा अपने मन में बोलिए एक बार। आपने बोला कि एआई अगर आएगा, जो आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, तो उससे क्या होगा, जॉब्स कम होंगी। हाँ जॉब्स कम होंगी, और जॉब्स कम होंगी तो इससे हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं आ पाएगा, आपका ये कहना है। देखिए इस टाइम पर जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, तो हमारी मार्केट कैलिब्रेट नहीं हुई। हाँ कैलिब्रेट नहीं हुई है। क्वेश्चन जो है वो आपको ये नहीं कह रहा कि आपका इकोनॉमी तैयार है कि नहीं है, वो ये कह रहा है कि अगर हमने एआई इनेबल्ड इकोसिस्टम, वर्ड है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब है कि सर्विस सेक्टर भी, पूरा सर्विस सेक्टर उसके तहत बन चुका है। हमने इकोसिस्टम को पुश किया है। अगर हम केवल एआई टेक्नोलॉजी को पुश करेंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन अगर हमने पूरा इकोसिस्टम बना दिया है, एआई सेक्टर उसमें जुड़ चुका है सॉफ्टवेयर सेक्टर में। अब मुझे बताइए इस टाइम पर हमारा आईटी सेक्टर जो है उसके स्लो डाउन का एक कारण ये भी है क्योंकि ऑटोमेशन आ चुका है, एआई आ चुका है। तो अभी हम इंटरनेशनल मार्केट की कई सारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहे, वो अपनी नीड्स वो खुद फुलफिल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी नीड्स एआई के द्वारा उनसे सस्ते में फुलफिल कर पाएंगे तो आपको नहीं लगता हमारे यहाँ सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा आएगी, और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा आएगी तो सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, बीओआई पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आंसर क्या था, 2 और 3 था। क्लियर है बात? सर इकोसिस्टम नहीं दिया जाता तो गलत हो जाता। हाँ तो गलत हो जाता। अच्छा एक बार मैं उस क्वेश्चन को रिव्यू कर लूँ जो मैंने आपको अभी कराया था, जिस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। कहाँ था, यहाँ था, ये था। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, ये मैंने वर्ड मिस कर दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, थैंक यू। असल में क्या इसने पूछा, फिस्कल स्टिमुलस। सुनिए, हाँ सुन लीजिए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बस इसको बात को पकड़ लीजिए आप। अगर ये स्टेटमेंट में मैं सिर्फ ये रखता, ठीक है, इतना वाला पार्ट रखता, जैसे रखता इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यानी कि फिस्कल वाला पार्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कोज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ऐसे में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑलरेडी चल रही है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी चलती है तो क्या उस टाइम पर फिस्कल स्टिमुलस देने की जरूरत पड़ती है? नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि उस टाइम पर तो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। तो आई मिस दिस वर्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बाई चांस ऐसा हो गया। यहाँ पर वर्ड है इट इज इंटेंसिव। अब देखिए जब 2 से 3 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट ऐसी होती है जो बहुत करीब करीब होती हैं, तो हमें उस पर जाना पड़ता है जो सत्य के ज़्यादा करीब है। जैसे कि यूपीएससी ने इससे पहले डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस देती थी तो उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट सही होती थी, लेकिन आपसे ये देखा जाता था कि कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा करीब है, तो ये वैसी स्टेटमेंट थी। मतलब इस क्वेश्चन में अगर बोलता मोर 1 and 2 अगर वो बोलता ना कि 1 2 3 या 1 2 ये इस तरीके से करेक्ट क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा दोनों करेक्ट होते हैं। दोनों पता है क्यों करेक्ट होते हैं? दोनों इसलिए करेक्ट होते हैं, अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ध्यान सुनिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब वो कह रहा है टू मीट द डिमांड सर्ज, डिमांड बढ़ रही है और हमारे सप्लाई नहीं हो पा रही। तो अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं हो पाती तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो मुझे बताइए इन्फ्लेशन भी, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर को याद करिए, इन्फ्लेशन भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो अगर बुरा होता है तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था इसको संभालने के 2 तरीके होते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मॉनेटरी पॉलिसी का तरीका मैंने आरबीआई में आपको सिखाया था, हम क्या करते हैं, टैप्स को टाइट कर देते हैं, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक तरीका इसका फिस्कल पॉलिसी भी होता है। यहां पर फिस्कल पॉलिसी का तरीका इस वजह से लेगा क्योंकि यहां पर दे रखा है उसने कि डिमांड सर्ज बढ़ गई है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड, यानी कि सप्लाई जो है गुड्स की वो कम हो रही है और डिमांड ज्यादा है। मुझे बताइए सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है,
तो सप्लाई वाले एंड को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या इसको हैंडल करना आसान होगा? नहीं। तो सप्लाई को बढ़ाना है। अब सप्लाई को बढ़ाना है और इसने वर्ड जो रखा फिस्कल, फिस्कल यानी कि सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो उससे गुड्स ज्यादा बनेंगे नहीं बनेंगे, और ज्यादा गुड्स बनेंगे तो उस डिमांड को क्या कर पाएंगे? कोलैबोरेट कर पाएंगे, उस डिमांड को कर पाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कुछ हद तक कम हो जाएगा। अब अगर सरकार कोई भी खर्चा करती है मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल बोलते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में प्री में उसने 4 स्टेटमेंट दिए और कहा इनमें से एक सही है, तो एक सही है, तो इसमें से फिर हम इस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस इन जनरल सरकार तब देती है अगर इकोनॉमी में क्या चल रहा हो? स्लो डाउन चल रहा हो, सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। यहां पर भी खर्चा किया गया, हाँ खर्चा किया गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल का पार्ट होता है, लेकिन वो स्लो डाउन के लिए नहीं किया गया, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया। आउटपुट जो गुड्स का आउटपुट है उसको बढ़ाने के लिए किया गया। अब ये सही हो जाता अगर 1, 2 या इससे ज्यादा ऑप्शंस वाला क्वेश्चन होता। अब सेकंड वाला क्या है? इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। देखिए, ना तो यहाँ खर्चे की बात की गई, ना टैक्स पॉलिसी की बात की गई, यानी कि हम एश्योर नहीं है कि ये सही में फिस्कल पॉलिसी का पार्ट था या मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था, तो हम श्योर नहीं है, क्योंकि इसने केवल क्या कहा? इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कई बार अपने तरफ से आरबीआई को कहती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचो, अगर गवर्नमेंट यूज करा है। क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो क्या इंटरेस्ट रेट आरबीआई सरकार के डायरेक्ट दखल से चलाती है? नहीं, उसके लिए तो कौन होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो बाई मंथली रिव्यू करती है। और आपको पता है आरबीआई एक्ट के हिसाब से आरबीआई क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहां पर इस मामले को हमने यहां पर रोका। ये वाला सरासर गलत है, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा है? केवल डिसबर्समेंट ऑफ लोन करा है, बाहर से तो कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं। ये सरासर गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई है यहां पर। तो ये दोनों बचे। अब क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी हो रखी है, तो स्टिमुलस कब दिया जाता है? जब हम कुछ रिएक्शन चाहते हैं। स्टिमुलस होता है जब कुछ रिएक्शन चाहते हैं, जो चीज निष्क्रिय पड़ी है। स्टिमुलस शब्द समझते हो साइंस में? स्टिमुलेट करना। अगर कोई चीज निष्क्रिय पड़ी है, भाई कोई बॉडी है वो निष्क्रिय पड़ी है, उसको करंट लगाया, जवाब देगी कि नहीं देगी? देगी। तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। तो जब चीज कोई निष्क्रिय पड़ी रहती है या स्लो डाउन में होती है, उसको पंप करने के लिए दिया जाता है, उसको हम वर्ड यूज करते हैं स्टिमुलस। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? अगर एक ही ऑप्शन बताया तो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है। आई मिस दिस थिंग। ठीक है, सेक्टर वाइज तो हम कर सकते हैं जी। जरूरी नहीं है कि सारे सेक्टर्स में रैपिड ग्रोथ चल रही हो, सेक्टर स्लो डाउन में तो कुछ सेक्टर में कर सकते हैं, कुछ सेक्टर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर अदर सेक्टर्स का जिक्र नहीं किया, अदर सेक्टर का जिक्र नहीं किया। हाँ जी, बात पकड़ मारी है। चलिए आगे की बात करते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई करंट अकाउंट में क्या आता है? गुड्स बैलेंस, सर्विस यूनिटरी, और इसमें ये आता है, ये समझा दिया मैंने आपको। अच्छा, यहां पर ये इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपोर्ट से अर्निंग है। अब मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल को, और उसके बाद वो क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। जैसे स्टील भी हो सकती है, और जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री भी हो सकती है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ, मान लीजिए कोई ब्रांड आपने बनाई, माइक्रोमैक्स जैसे आई, चल रही है, बंद हो गई? अच्छा, तो जैसे माइक्रोमैक्स आई, तो माइक्रोमैक्स हमारे यहाँ से माइक्रोमैक्स बना रही है, और मान लीजिए उसको एक्सपोर्ट कर रही है साउथ एशियन कंट्रीज। यूरोप में तो क्या बिकेंगे, लेकिन साउथ एशियन में, गरीब देशों में चल जाए। लेकिन उसके लिए जो चिप ले रही थी, वो कहाँ से ले रही थी? चाइना से ले रही थी। तो हमारी कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, एक्सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के जो मटेरियल लेना होता है वो कहाँ से लेती हैं? बाहर से लेती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम इंपोर्ट बिल लेते हैं वो ज़्यादा बैठता है, और इस इंपोर्ट से जो सामान बनता है वो ज़्यादा खपत हमारे देश में हो जाती है उसकी, इतने कि आप क्या एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स ने प्लास्टिक इंपोर्ट करनी थी, थाईलैंड से इंपोर्ट करी। चिप मदरबोर्ड बनाना लेना था तो कहाँ से गया? चाइना से करा, और उनसे क्या बनाया? यहाँ पर माइक्रोमैक्स मोबाइल बनाया। माइक्रोमैक्स मोबाइल जो है ज़्यादातर कहाँ बिक गए? इंडिया में बिक गए। और कुछ एक्सपोर्ट कहाँ पर हुआ? साउथ एशियन नेशंस में, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ पर हमने बेच दिया। तो मुझे बताइए टोटल एक्सपोर्ट क्या हुआ? उसका कम हुआ, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा हुआ। ये तो मैंने एक सेक्टर की बात करी।
अगर मैं ओवरऑल सेक्टर्स की बात करूं और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा और एक्सपोर्ट से अर्निंग कम हो रही हो, तो क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है भाई, बहुत खराब हालात हैं ये तो। एग्जांपल ले सकते हैं जैसे पेट्रोल। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल का हमारा इतना ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को, एक्सपोर्ट इन द सेंस ऑयल, पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल डीजल जो रिफाइंड करके हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो कमाई होती है वो हमारी कम होती है। जैसे अब मैं पूरा आपको ऑयल सेक्टर का गुड्स वाला पार्ट क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, सब आपके नोट्स में है। भाई क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और इंपोर्ट हम किस लिए करते हैं? एक तो हमारी खुद की एनर्जी नीड्स है, पेट्रोल डीजल के बिना इकोनॉमी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। और साथ में हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट भी करना है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जो इंपोर्ट होता है उसके बाद क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल के बाद उससे बनता है पेट्रोल डीजल। कौन से प्रोसेस से बनता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए खेल लीजिए इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, या बहुत हो गया फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीधा बताओ। Refining of crude oil and converting it into petrol and diesel is done through which process? ठीक है, ऑप्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा हाइड्रोलिसिस माइक्रोफिल्ट्रेशन, हाइड्रोलिसिस माइक्रोफिल्ट्रेशन, तीसरा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, और चौथा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, आप भी। सेकेंड वाला स्टेटमेंट था हाइड्रोलिसिस माइक्रोफिल्ट्रेशन, इसके साथ कितने हैं? अच्छा 3 है। तीसरा था हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, कितने लोग उसके साथ हैं? अभी कहाँ हो आप लोग? स्किप नहीं करना है, आंसर सभी का देना है, गलत तो सही कोई दिक्कत नहीं। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है ना, वो बच्चे ने पढ़ा होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो होता है ना, वो आपका शेल गैस निकालने के लिए होता है। ये फ्रैक्शनल वाला होता है क्योंकि अलग-अलग आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। माइक्रोफिल्ट्रेशन वे प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए खैर, तो अब हमने क्रूड ऑयल ले लिया और उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने पेट्रोल डीजल बनाया। वही पेट्रोल डीजल जामनगर रिफाइनरी से, डिस्पुर रिफाइनरी से निकलता है और हमारे यहाँ बिकता है 74 रुपीज लीटर पेट्रोल। लेकिन जब इसी पेट्रोल को हमारा देश एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट करता है 35 रुपीज पर लीटर, 36 रुपीज पर लीटर। तो ऐसी नाइंसाफी क्यों? बात ये है, पहली बात तो ये बात समझ में आ गई बात। आपको नहीं लग रहा आपके साथ नाइंसाफी है? अच्छा वीडियो बनाई थी इस पे मैंने। देखिए बात ये है, हाँ है यूपीएससी सिंप्लीफाइड। सुनिए जरा, अब बात ये है कि हमारे यहाँ 70 रुपये का इस वजह से है, या 74 रुपीज़ का इस वजह से है क्योंकि हमारी जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, दोनों इस पर टैक्स लगाते हैं। इस पर वैट भी लग रहा है, एक्साइज भी लग रहा है, ये जीएसटी के अंडर नहीं आता। और जब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है इस पर वो कम लगती है, इस वजह से वहाँ पर 35-36 का होता है। सरकार का कहना है कि हमने प्राइस जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री उसको डीरेगुलेट कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में जो उछाल और गिराव आएगा वो सीधा कस्टमर पर आएगा। तो सरकार से पूछा गया कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में 55 के आसपास चला गया था रेट, $55 प्रति बैरल, और अभी 110 के आसपास है, तो आपने सस्ता क्यों नहीं करा फिर? तो उनसे कहा गया, ये हमारे मिनिस्टर का पार्लियामेंट में जवाब था, उन्होंने कहा कि देखिए जनता को अगर अभी 70 रुपीज़ पे मिल रहा है तो अप एंड डाउन अगर 2-3 रुपए का हो रहा है तो हमने डीरेगुलेट कर रखा है। लेकिन बात यह है कि अगर ज़्यादा कम हो गया दाम तो हम अपने टैक्स को बढ़ा देते हैं कंपनीज पर। जो कंपनी जब इसको बनाती है तो उस पर एक्साइज टैक्स हम बढ़ा देते हैं। अब एक्साइज टैक्स बढ़ा देते हैं तो हमें एक बार में ज़्यादा टैक्स मिल जाता है, और ज़्यादा टैक्स हमें सरकार के पास मिल जाता है तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होता है, बजट का घाटा होता है, उसको हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इनसे कहा गया कि मतलब अपना घाटा कम करने के लिए
तुम जनता के ऊपर इतना टैक्स, फायदा भी तो दो। तो सरकार ने कहा कि देखिए फिस्कल डेफिसिट अगर हम कम कर रहे हैं और बजट में टैक्स ले रहे हैं तो ये अल्टीमेटली फायदा किसको जा रहा है? जनता को तो जा रहा है। ये इतनी सारी नई नई वेलफेयर स्कीम्स निकाल रहे हैं तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। एक रीजन ये दिया। तो फिर दूसरे जो सज्जन थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट पर क्यों नहीं ड्यूटी बढ़ा देते? भाई अगर तुम जनता से कमाई कर रहे हो उत्पादन पर, यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन पर क्या लगता है? एक्साइज और वैट, इस वजह से 70-74 चल रहा है, तो एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं लगा देते? एक्सपोर्ट से भी महंगा करो उसको, वहां से भी कमाई ले लो। कितने लोग इस बात के फेवर में हैं? कितने लोग नहीं है? बात यह है अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका दाम बढ़ जाएगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में खरीदेगा कौन आपका? तो जितना आ रहा है पैसा डॉलर में उतना भी नहीं आ पाएगा एक्सपोर्ट से। तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे, इस वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाती। और उस जी एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे, इंपोर्ट हम घटा लेंगे। तो चलाएंगे कैसे? पैदल पैदल धक्का देके चलाएंगे। फिलहाल तो हम इलेक्ट्रिक पर नहीं गए। जैसे 20 लीटर लिए और 10 लीटर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हम 10 लीटर इधर से लेंगे और 10 लीटर अपना जो है मिला करके इससे चलाएंगे इस तरह से। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा सुनिए, अगर यूपीएससी एक स्टेटमेंट डाल दे आपको, यहाँ से ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट डाल दे, इंडियाज नेट टैक्स रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल is less than the tax receipts from sale of petrol diesel in domestic economy. तो स्टेटमेंट सही होगी गलत होगी? कितने लोग कहते हैं सही है, कितने लोग कहते हैं गलत है? गलत वाले हाथ उठाएं जिन्होंने पहचान लिया गलत। बताइए कैसे पहचाना? सुनिएगा जरा बात को। आप इसको हिंदी में आप बोलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा वैसे गलत है ठीक है। हाँ उसमें मैं घुमा दिया मैंने। सुनिए देखिए, हिंदी में बोलूँगा तो इनको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ ये कहा कि टोटल जो कर राजस्व हमें ऑयल, पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट से प्राप्त होता है वो कम है कौन से कर राजस्व से? जो हमें अपने यहाँ बेचकर पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है, उससे खुद से अपने यहाँ। तो मुझे बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। ये स्टेटमेंट सही है। अरे टैक्स की ज्यादा कमाई तो कहाँ से हो रही है? डोमेस्टिक से तो हो रही है। मैंने आपको बताया कच्चा तेल लाए, ठीक है, उससे बनाया पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल जो बेच रहे हैं, पहली बात तो ये बता दो, जो बेच रहे हैं वो ज़्यादा पार्ट अपने घर में बेच रहे हैं या ज़्यादा पार्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? घर में बेच रहे हैं, घर में बेच रहे हैं, क्योंकि वी आर नेट इंपोर्टर। नेट शब्द का मतलब होता है कि इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जितना इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्रूड ऑयल हमारे यहाँ भी निकल रहा है। हाँ, डिगबोई, बॉम्बे हाई। अब बात यह है जब टोटल ज़्यादा हम कहाँ बेच रहे हैं? अपने यहाँ बेच रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब अपने यहाँ ज़्यादा बेच रहे हैं, आप मुझे ये बता दो जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ बिकने वाले पर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट वाले पर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं? अपने यहाँ जो बिक रहा है उस पर ज़्यादा कर रहे हैं, तभी तो उसकी कीमत 74 जा रही है। तो एक तो बेच भी ज़्यादा रहे हैं अपने यहाँ और टैक्स भी ज़्यादा अपने यहाँ रखा हुआ है। तो नेट टैक्स रिसिप्ट अपने यहाँ जो बेच रहे हैं पेट्रोल डीजल उससे ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन आपने जो क्रेडिट कहा था, हाँ जी, राज्य कर है। हाँ जी, राज्य कर तो मैं बोला ही नहीं। राज्य से कर आ रहा है वो कम है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज से। मैंने ये कहा कि जो भाई ये बात समझ में आ गई, जो घर में बेचा उससे टैक्स रिसिप्ट हमारी पेट्रोल डीजल से ज्यादा आ रही है, इतनी उनसे नहीं आ रही जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात पकड़ में आ गई? ऐसे यूपीएससी घुमाएगी लेकिन घूमेगा नहीं आप, ठीक है? जितना घूमना होगा मैं यही बता दूंगा आपको। और कंट्रीज की भी है। हाँ
जाहिर सी बात है और कंट्रीज के भी। ठीक है। अगर केवल हमारे पास ही होती ना, आप और हम दोनों, एक रोल्स रॉयस से आता, एक बेंटले से आता, ठीक, इतना ज्यादा पैसा हमारे देश के पास आता। जो दुबई के शेख का हाल है वो। हाँ, ये बात पकड़ में आ रही है। नेपाल और बांग्लादेश का एग्जांपल ले लें तो रेशो कैसे देखें? कैसे ज़्यादा